25 साल पहले बिना किसी वार्निंग के पूरी दुनिया में ढेर सारे विशाल क्रीचर्स प्रकट हो गए जो अपने हर कदम के साथ सिर्फ तबाही छोड़ रहे थे। ये मॉन्स्टर्स इतने बड़े थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। असली ड्रैगन्स ये बिना किसी वजह के आए और उतनी ही मिस्टीरियस तरीके से गायब भी हो गए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही वक्त बाद पूरी इंसानियत में ऐसे बच्चे पैदा होने लगे जिनमें उन्हीं ड्रैगन्स की शक्तियां बसी थीं। अब सीधा 3 साल पहले की बात करते हैं, जब दूसरे मॉन्स्टर्स ने आना शुरू किया। जिन लोगों के पास ड्रैगन्स की पावर थी उन्हें टाइप ड्रैगन या शॉर्ट में सिर्फ डी कहा जाने लगा। हमारा हीरो यूयू समुद्र के किनारे खड़ा एक सफेद बालों वाली लड़की को निहार रहा था जो अचानक उसके सामने प्रकट हुई। जैसे ही उस लड़की ने आइलैंड पर एक लड़के को देखा, उसने तुरंत मान लिया कि यूयू कोई घुसपैठिया है, यानी इंट्रूडर है। बिना सोचे समझे अटैक करने के लिए अपना हथियार निकाला, पर एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वो खुद ही पीछे की तरफ उड़कर गिरी, फ्लाइंग बैकवर्ड। यूयू ने उस बेहोश लड़की को देखा तो उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसे अपनी शर्ट पहनाने के। जब उसे होश आया तो यूयू ने समझाया कि उसे भी यहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ लाया गया है और वो कोई इंट्रूडर नहीं है। उसे एक निफिल व्हीकल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया था। एक छोटी सी और जल्दबाजी वाली इंट्रो के बाद यूयू ने उसे कपड़े पहनने को कहा ताकि वो आगे बढ़ सके। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो उस ब्लॉन्ड लड़की ने अपना नाम आइरिस फ्रेजा बताया। जब ये दोनों थोड़ा शोर मचा रहे थे तभी एक और लड़की वहां आई। पता चला कि वो यूयू की छोटी बहन है और ये 3 साल बाद उनका पहला रीयूनियन था। वो तीनों एकेडमी वापस लौटे जहां उसकी बहन मित्सुकी ने उसे एक यूनिफॉर्म थमा दी और अपने पीछे आने को कहा। असल में मिडगर एकेडमी के बनने के बाद से यूयू वहां का पहला मेल स्टूडेंट था। मिस शिनोमिया हारुका, जो ब्रूनहिल्ड क्लास की होम रूम टीचर और वहां की कर्नल थीं, उन्होंने यूयू से मिलकर उसका बेसिक नॉलेज टेस्ट किया। उनके जवाबों से हमें पता चला कि मिडगर पहले सिर्फ डी चिल्ड्रन के लिए एक डिटेंशन फैसिलिटी थी जिसे निफिल मैनेज करता था। पर जैसे ही सोसाइटी ने डी लोगों को एक्सेप्ट किया, ये फैसिलिटी निफिल से अलग हो गई और एक सुगर अथॉरिटी के अंदर एक अकेडमी बन गई। अकेडमी का मकसद था डी की पावर्स को देश के काम लाना, डार्क मैटर को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदलना और ड्रैगन मॉन्स्टर्स से लड़ना। हारुका ने मिडगर के बाकी रोल्स भी समझाए। मीटिंग के बाद यूयू मित्सुकी के साथ स्कूल घूमने निकल गया। उसे लगा था कि उसे यहाँ सिर्फ एक प्रोटेक्शन असाइनमेंट के लिए भेजा गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एनरोलमेंट एक स्टूडेंट के तौर पर होगा। उसकी बहन, जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी, यूयू को स्कूल असेंबली में ले गई ताकि सबसे इंट्रोड्यूस करवा सके और सबको याद दिलाए कि बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। यूयू को मित्सुकी की ही क्लास में डाला गया, जिसका मतलब था कि अब उसे ड्रैगन्स के खिलाफ कॉम्बैट ट्रेनिंग लेनी होगी। उसी क्लास में वो सफेद बालों वाली लड़की भी थी जिससे वो आइलैंड पर मिला था। इंट्रो तो लग रहा था कि स्मूथ जाएगा, पर जैसे ही उसे क्लास मिली, लीसा नाम की लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने तो ये तक कह दिया कि यूयू ने अपनी बहन के स्ट्रिंग्स पुल किए हैं, यानी जुगाड़ लगाकर अंदर आया है। मित्सुकी ने साफ कह दिया कि ये उसका फैसला नहीं था। टीचर हारुका ने भी सबको याद दिलाया कि यूयू भी एक डी है। फिर भी लीसा ने डिमांड की कि यूयू सबके सामने अपनी पावर का जलवा दिखाए, यानी डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर। कोई और रास्ता ना देखकर यूयू ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। डार्क मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी चीज या फिनोमिनन में बदल सकता है, एक ओमनीपोटेंट मटेरियल, और उसने इसका यूज करके एक गन यानी बंदूक बना दी। एक क्लासमेट ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि डार्क मैटर जैसी महान शक्ति से एक यूजलेस गन बनाना बिल्कुल बेकार है। हारुका ने भी उसे याद दिलाया कि यहाँ ड्रैगन से लड़ना है, इंसानों से नहीं। लीसा ने उन ड्रैगन्स की लिस्ट गिनवाई जिनसे वो अब तक लड़ते आए हैं, और अगला निशाना था जिच बेसिलिस्क, एक ऐसा क्रीचर जिसका शेल इतना हार्ड है कि गन उसके सामने बिल्कुल जीरो है। यूयू ने ईमानदारी से अपनी गलती मान ली। लीसा ने तुरंत मौका देखकर उसकी बहन का मजाक उड़ाया, पर मित्सुकी ने ध्यान नहीं दिया। आइरिस के सपोर्ट की वजह से भले ही इस चक्कर में यूयू पर परवर्ट का ठप्पा लग गया हो, पर कम से कम अब उसका क्लास में रहना उतना मुश्किल नहीं था। पूरी क्लास अब कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम की तरफ निकल पड़ी। यूयू ने आइरिस से पूछा कि ट्रेनिंग रूम अंडरग्राउंड क्यों है। आइरिस ने समझाया कि ये मटेरियल एक्सप्लोजन्स को रोकने के लिए है, क्योंकि उनकी पावर्स आम लोगों के लिए लीथल हो सकती हैं। थोड़ी गुफ्तगू के बाद मित्सुकी ने आकर बताया कि ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि यूयू का पहला दिन था, वो सिर्फ साइडलाइन से ऑब्जर्व करेगा। वो मिस हारुका के साथ ऑब्जर्वेशन रूम में खड़ा हो गया। सबसे पहले लीसा की बारी थी, जिसने डार्क मैटर का यूज करके फ्लाइट ली, यानी उड़ने लगी। मित्सुकी ने फिर मैटर को डायमंड में बदलकर ड्रैगन को रोक लिया। लीसा ने तभी एक विशाल स्पीयर समन किया। मिस हारुका ने समझाया कि अगर डार्क मैटर को अचानक बदला जाए तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है और अनइंटेंडेड मटेरियल बनने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह यूयू ने गन बना दी थी। नॉर्मली ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन यानी मना है। भले ही लीसा ने स्पीयर बना लिया था, पर उसका 99% हिस्सा अभी भी पूरी तरह से मटेरियलाइज नहीं हुआ था। ट्रेनिंग रूम में लीसा ने अपनी पावर से उस बेसिलिस्क मॉन्स्टर को बड़ी आराम से दूर फेंक दिया। मिस्टर हारुका सब कुछ बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी और साथ साथ यूयू को हर चीज एक्सप्लेन भी कर रही थी। अगली बारी फेरल क्रेस्ट नाम की एक लड़की की थी, जिसने डार्क मैटर का यूज करके एक बुक समन की और फिर कुछ मंत्र यानी इनकैंटेशंस पढ़कर एक एयर बुलेट बनाए दुश्मन को खत्म करने के लिए। वैसे एक बात है, ये स्टूडेंट्स ट्रांसम्यूटेशन के वक्त कोई असली लोहे वाली बुलेट इमेजिन नहीं करते। वो जो इमेजिन करते हैं वो है प्योर मैजिक। इसके बाद आई रेन, जिसने एक भयानक हैमर बनाया
और फिर मैजिक को चैनल करते हुए ऐसी विंड स्ट्राइक्स छोड़ी कि मॉन्स्टर का गेम ओवर हो गया। जब यूयू की बहन की बारी आई तो उसने एक शानदार बो धनुष बनाया और सीधा मॉन्स्टर की छाती पर निशाना दाग दिया। भाई फुल प्रो वाइब्स। स्ट्रेटेजी रूम में हारुका ने समझाया कि ड्रैगन्स के एक साथ कई रीजन्स में दिखने की असली वजह यह थी कि वो अपने कंपैटिबल डी को ढूंढ रहे थे। अगर किसी डी का सामना उसके मैचिंग ड्रैगन से हो जाए तो वो खुद भी उस जैसे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इस खतरनाक डिस्कवरी के बाद मिडगर एकेडमी को अपना मिशन पूरा बदलना पड़ा। अब ये जगह सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि डी लोगों को बचाने और ड्रैगन्स को दूर रखने के लिए एक किला यानी फोर्ट्रेस बन चुकी थी। इधर ट्रेनिंग रूम में आयरिस ने अपना सेशन शुरू किया, अपना वही पुराना स्टाफ समन किया, पर एक भी अटैक मॉन्स्टर को नहीं लगा पाई। बेचारी कितनी भी कोशिश कर ले पर सक्सेस उससे मीलों दूर थी। शाम होते ही यूयू और आयरिस स्कूल से वापस लौटते वक्त साथ चलने लगे। उसने कोई एम्प्टी एनकरेजमेंट यानी झूठी तसल्ली नहीं दी, बल्कि बस उसे याद दिलाया कि ट्रेनिंग जारी रखो जब तक कोई ब्रेक थ्रू ना मिल जाए। बातों बातों में पता चला कि आयरिस को यहाँ आए सिर्फ 1 साल हुआ है। पिछले साल जब वो अपने परिवार के साथ एक बोट ट्रिप कर थी तब लेवायथन नाम के ड्रैगन ने हमला करके सबको मार डाला था। आयरिस अकेली बची थी और उसी दर्दनाक पल में उसकी एबिलिटीज जाग उठी थी। वो इतनी मेहनत किसी बदले के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए कर रही थी। रात होने तक दोनों बातें करते रहे और आखिर में यूयू ने बताया कि वो आयरिस के साथ इतना काइंड क्यों है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे पुरानी मित्सुकी की याद दिलाती है। ठीक उसी वक्त स्पीकर से एक अनाउंसमेंट गूंजी कि क्लास सी ड्रैगन देखा गया है और सब शॉक्ड रह गए जब आयरिस की बॉडी पर बना डी मार्क एक अजीब सी सफेद रोशनी से चमकने लगा। वो व्हाइट ड्रैगन लेवायथन धीरे धीरे मिडगर एकेडमी की तरफ बढ़ रहा था और लगभग 42 आवर्स में पहुंचने वाला था। कंट्रोल रूम में हारुका और बाकी स्टूडेंट्स हालात को लेकर काफी परेशान यानी वरिड थे। यूयू अभी अपने हॉस्टल के कमरे में लौटा ही था कि उसे मेजर लोकी का कॉल आया। वो व्हाइट हेड बंदा जो यूयू का पुराना सुपीरियर था और जिसे यूयू बिल्कुल पसंद नहीं था। लोकी सीधा मुद्दे पर आया और यूयू को ऑर्डर दिया कि उन सारे डी को खामोशी से खत्म कर दो जिनके मार्क्स का रंग बदल गया है। आखिरकार वो निफल का सबसे खतरनाक फाफकार जो था। यूयू को बहुत गुस्सा आया और उसने साफ मना कर दिया। लोकी ने ठंडे ढंग से जवाब दिया कि तुम मानो या ना मानो दूसरे तरीके तो अपनाए ही जाएंगे, और फोन कट कर दिया। एकेडमी के बाहर मित्सुकी ने पूरे स्कूल को एड्रेस किया और रिक्वेस्ट की कि अगर किसी का भी मार्क रंग बदल रहा है तो अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए तुरंत रिपोर्ट करें। तभी यूयू को याद आया कि अलग होने से पहले आयरिस का मार्क भी चमक रहा था। वो भागा भागा क्लासरूम गया पर वहां किसी ने उसे सुबह से नहीं देखा था, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे आयरिस मिली जो रूफटॉप के एकदम किनारे पर खड़ी थी। वही हुआ जिसका डर था। उसका मार्क एक्टिवेट हो चुका था और हर पल तेज होता जा रहा था। यूयू ने आयरिस से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कोई रेकलेस काम मत करो, पूरी एकेडमी मिलकर लड़ेगी और कोई उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। आयरिस फूट फूट कर रोने लगी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो मॉन्स्टर बनकर सबको चोट पहुंचाएगी। वो ये सब होने से पहले ही अपनी जान देना चाहती थी, पर कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यूयू कीरे से उसके पास गया और ऐलान किया कि अगर वाकई ऐसा वक्त आया तो वो खुद अपने हाथों से उसे मार देगा ताकि बाकी सब सेफ रहें, पर उससे पहले उसे जीना होगा। ये सुनकर आयरिस को थोड़ा सुकून मिला और वो अपनी कंडीशन रिपोर्ट करने के लिए राजी हो गई। एकेडमी के अंदर लगातार अलर्ट्स बज रहे थे। खतरा क्लास सी से क्लास ए तक पहुंच गया था। मॉन्स्टर 30 घंटे में हमला करने वाला था। मित्सुकी ने यूयू को बताया कि आयरिस का मेडिकल चेकअप और एग्जामिनेशंस चल रहे हैं और वो पूरा कोऑपरेट कर रही है। क्योंकि यूयू के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, उसे इंटरसेप्शन स्क्वाड में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। उसने बस मित्सुकी से एक रिक्वेस्ट की कि वो आयरिस को बाकी खतरों से बचाने की जिम्मेदारी दे दे। जब वो दोनों अकेले हुए तो यूयू ने अपनी बहन को सब बता दिया, वो आयरिस को मारने वाला वादा और लोकी की वो गंदी ऑर्डर। उसे डर था कि निफल छुप के हमला करके आयरिस और पूरी एकेडमी को खतरे में डाल सकता है। मित्सुकी ने यूयू के उस किलिंग वाव का सख्त विरोध किया। वो यूयू को आयरिस को प्रोटेक्ट करने देने पर राजी तो हो गई, पर उसने कहा कि अगर मरने की नौबत आई तो वो आखिरी बार खुद करेगी, क्योंकि उसके हाथ पहले ही खून से सने हैं। ये सुनकर यूयू को एक गहरा झटका लगा। अब मॉन्स्टर के हमले में सिर्फ एक दिन बचा था। वक्त खरीदने और इस ऑपरेशन को सेफ बनाने के लिए यूयू ने खुद लोकी को कांटेक्ट किया और उसका मिशन एक्सेप्ट कर लिया, पर एक शर्त पर कि निफल बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। लोकी ने तुरंत शर्त मान ली और फोन रख दिया। भाई यूयू ने तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। आयरिस की सेफ्टी के लिए जो रूम था उसके बाहर लीसा गार्ड बनकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने यूयू को आते देखा वही अपनी पुरानी इरिटेशन दिखाने लगी। उसने कहा कि वो हमेशा से अपने क्लासमेट की फैमिली की इज्जत करती आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने यूयू को उस फैमिली का हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया है। भाई इतना एटीट्यूड लाती कहां से है ये। आने वाली लड़ाई के बारे में लीसा ने बताया कि पिछले 2 साल में ये उनका पहला रियल फाइट होने वाला है। ये सुनकर यूयू थोड़ा क्यूरियस हो गया और उसने 2 साल पहले ड्रैगन क्रैकन के खिलाफ हुई उस जंग के बारे में पूछा। लीसा फ्रंट लाइंस पर थी और उसने एक बड़ा राज खोला कि उस वक्त 2 क्रैकन मॉन्स्टर्स को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मित्सुकी ही थी।
बस यही वजह थी कि लीसा मित्सुकी को कभी माफ नहीं कर पाई, क्योंकि उसने उनके परिवार यानी फैमिली के एक मेंबर को मारा था। मतलब मामला काफी डीप है बॉस। यूयू ने यह सुना पर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद वो आइरिस के पास रूम में चला गया ताकि बचा हुआ वक्त उसके साथ बिता सके। एक ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद आइरिस धीरे से आगे बढ़ी और यूयू की बाजू पकड़ ली। उसने थोड़ी करेज मांगी क्योंकि उसका एक और मार्क एग्जामिनेशन होने वाला था और बेचारी की फट रही थी। यूयू मान गया और उसे खुद से लिपटने दिया। रूम में कैमराज लगे थे जहां से बाहर का नजारा दिख रहा था और यूयू ने देखा कि उसकी बहन फ्रंट लाइंस पर तैयार खड़ी है। तभी कैमरा गलती से क्लासमेट की स्कर्ट की तरफ पैन हो गया, जिसे देखकर हमारा हीरो एकदम लाल पीला हो गया। ये देखकर आइरिस ने मासूमियत से ऑफर किया कि वो उसे अपनी दिखा सकती हैं एज अ वे ऑफ थैंकिंग हिम। भाई ये एनिमे लॉजिक अलग ही लेवल पर है। यूयू ने तुरंत उसे रोका और समझाया कि अपनी डिग्निटी यानी इज्जत की हिफाजत करो, ये सब इतनी आसानी से दिखाने वाली चीज नहीं होती। जब आइरिस नहाने गई तो वो चाहती थी कि यूयू भी अंदर आए ताकि वो सेफ फील करे, पर भाई किस्मत देखो फिर भी वो दोनों साथ में ही नहा रहे थे। शाम होते होते जब हंगामा शांत हुआ, यूयू दूसरे कमरे में सोने जा रहा था, पर आइरिस एकदम गंभीर हो गई। वो चाहती थी कि यूयू वहीं रुके क्योंकि उसे अकेले होने से डर लगता था और उसे लग रहा था कि शायद ये उसकी आखिरी रात हो। यूयू ने बहुत सीरियसली पूछा कि आखिर वो उस पर ही इतना जोर क्यों दे रही है, जबकि वो लीसा या मित्सुकी के साथ भी रुक सकती थी। आइरिस ने बड़ी सादगी से कहा कि यूयू ने उसके साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया है। अब कोई और रास्ता ना देखते हुए यूयू बेड के पास बैठ गया और उसे समझाया कि इतना नेगेटिव मत सोचो। थोड़ी देर बाद जब आइरिस चैन से सो गई, यूयू अपनी बचपन की यादों में खो गया। उसे मित्सुकी के साथ बिताए वो पल याद आए जब वो दोनों एक पहाड़ी पर चढ़कर शहर को निहारने जाते थे। तब उन्होंने वादा किया था कि बड़े होकर वो एक दूसरे से शादी करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सकें। लोग कर लो बात, तो ये दोनों ब्लड सिबलिंग्स नहीं है। जब उसकी आंख खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे। लेवायाथन के पहुंचने में अब सिर्फ 9 घंटे बचे थे। आइरिस पहले से ही स्क्रीन के सामने बैठी सिचुएशन मॉनिटर कर रही थी। आइलैंड के बाहर लेवायाथन ने डिफेंस की पहली लाइन को मक्खन की तरह चीर दिया और आगे बढ़ने लगा। फ्रंट लाइंस पर तैनात सारे स्टूडेंट्स ने अपने वेपन्स तैयार कर लिए थे। सबसे ऊपर मित्सुकी खड़ी थी, उसकी नजरें उस मॉन्स्टर पर जमी थी जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। सेफ रूम में बैठकर यूयू और आइरिस अपनी सांसें रोककर स्क्रीन को देख रहे थे। समुद्र में जैसे ही लेवायाथन फायरिंग रेंज में आया, मिस हारुका ने तुरंत ऑर्डर दिया, निशाना लगाओ। एक ही पल में ढेर सारे बॉम्ब छोड़े गए, पर उस क्रीचर की डिफेंसेस इतनी तगड़ी थीं कि किसी का कोई असर नहीं हुआ। यूयू ऑब्जर्वेशन रूम से कैमरास के जरिए सब टेंसली देख रहा था। इस मॉन्स्टर के पास एक एंटी ग्रेविटी बैरियर था, यानी एक ऐसा फोर्स फील्ड जो अटैक्स को वापस फेंक सकता था या स्पेस को ही बदल देता था। मिस हारुका ने भी ये बात भांप ली थी। हालत को देखते हुए अब पूरी एकेडमी सिर्फ उन डी स्टूडेंट्स पर भरोसा कर सकती थी जो फ्रंट लाइंस पर थे। स्टूडेंट्स ने अपनी बैटल पोजीशंस ली और एक एक करके उड़ने लगे, जबकि लेवायाथन अभी भी पानी में तैर रहा था। लीसा और बाकी सब ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स शुरू कर दी, उम्मीद में कि बैरियर को तोड़कर उसे जल्दी तबाह कर सके। धुआं इतना ज्यादा था कि मॉन्स्टर की हालत देखना नामुमकिन था, पर सेफ रूम में बैठी आइरिस अपने मार्क के जरिए महसूस कर सकती थी कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फ्रेंजीड यानी पागल हो चुका है और किसी भी वक्त हमला करेगा। वही हुआ। लेवायाथन मरा नहीं था। उसने मौका देखा जब सब थोड़ा ढीले पड़ गए थे और एक खतरनाक पलटवार कर दिया। शुक्र है बैरियर स्पेशलिस्ट स्टूडेंट ने तुरंत एक डिफेंसिव शील्ड बना दी, पर वो ब्लो इतना पावरफुल था कि स्टूडेंट्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और दूर जा गिरे। टक्कर इतनी भयानक थी कि कैमरास बंद हो गए और कंट्रोल रूम में बैठे लोग अब एकदम अंधेरे में थे। ठीक उसी वक्त लोकी ने अचानक मिस हारुका को कॉल किया। थोड़ी देर बाद सेफ रूम में यूयू के पास हारुका का कॉल आया और वो तुरंत उनसे मिलने भागा, आइरिस को सेफ्टी के लिए अपने साथ लेकर। जब उसने कंफर्म कर लिया कि आइरिस उनकी बातें नहीं सुन सकती, तब यूयू ने हारुका से सीधा पूछा, क्या निफिल पहले ही एकेडमी में घुस चुका है? हारुका ने इससे इनकार नहीं किया। ये तो बस वक्त की बात थी कि कब निफिल यहां पहुंचता। वो नहीं चाहती थी कि जो 2 साल पहले हुआ वो फिर से दोहराया जाए। ये सुनकर यूयू सब समझ गया। टीचर ने निफिल को बीच में आने और उन कंपैटिबल मार्क्स वाली डी को खत्म करने की इजाजत दे दी थी। उसने मिस हारुका पर कोई सवाल नहीं उठाया और ना ही उन्हें ब्लेम किया। उसने बस उनसे निफिल के इन्फिल्ट्रेशन रूट यानी घुसपैठ के रास्ते के बारे में पूछा। बाकी सब वो खुद हैंडल कर लेगा। आखिरकार मॉन्स्टर से लड़ना मुश्किल होता है, पर अगर दुश्मन इंसान हो तो एक असैसिन के लिए काम काफी सिंपल हो जाता है। उनकी बात खत्म होते ही यूयू आइरिस को वापस रूम तक एस्कॉर्ट करने निकल गया। रास्ते में उस दिन की यादें उसे अब भी सता रही थीं, वो यादें जिन्हें वो भुलाना चाहता था। आइरिस ने उस कॉन्वर्सेशन के बारे में पूछा तो यूयू ने ईमानदारी से माना कि वो कभी एक मिनिस्टर के डायरेक्ट कमांड वाली मिलिट्री यूनिट का हिस्सा था और शायद वही यूनिट यहां आ रही है। वो उन्हें खदेड़ देगा। आइरिस तुरंत उसके साथ जाना चाहती थी और यूयू मान गया, क्योंकि उसे अपने पास रखना ही उसे सेफ रखने का सबसे सही रास्ता था। आइलैंड के बाहरी किनारे पर उस भयानक तूफान के बीच निफिल की एक 4 लोगों की स्क्वाड पहले से ही एम्बुश लगाए बैठी थी, अंदर घुसने की तैयारी में। यूयू ने कुछ देर उन्हें ऑब्जर्व किया, फिर अपनी गन समन की और भिड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो बाहर झपटा, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। आइरिस ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। एक सख्त मुकाबला के बाद यूयू ने उन सबको बेहोश कर दिया,
पर जैसे ही आयरिस बाहर आई, उनमें से एक बंदा जो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था, उसने तुरंत अपना हथियार निकाला उन्हें गोली मारने के लिए। इस क्रिटिकल मोमेंट पर आयरिस बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और अपना स्टाफ यूज किया और आखिरकार अपना पहला स्ट्राइक लैंड करने में कामयाब रही। निफिल स्क्वाड को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के बाद आयरिस वापस सेफ रूम जाना चाहती थी, पर यूयू राजी नहीं था। उसका मानना था कि छुपने से सिर्फ थोड़ा वक्त मिलेगा और उसके पास एक बेहतर प्लान था, और इस तरह वो दोनों एक पथरीली चट्टान की तरफ निकल पड़े। यूयू लिवियाथॉन को इसी जगह लालच देकर बुलाना चाहता था ताकि वो उस पर सीधा हमला कर सके, क्योंकि उसने जो ऑब्जर्व किया था उसके मुताबिक उसे तबाह करने का यही एक सबसे असरदार रास्ता था। ठीक उसी वक्त मित्सुकी वहां प्रकट हुई, जख्मों से लथपथ। दुश्मन आखिरी डिफेंसिव पेरीमीटर को तोड़ चुका था और वो उसे हरा नहीं पा रहे थे। वो यहां अपने भाई की जगह उस टास्क को पूरा करने आई थी, यानी आयरिस से निपटने के लिए। यूयू ने बड़े शांत ढंग से ऐलान किया कि वो आज किसी को मरने नहीं देगा। दोनों के बीच काफी बहस हुई, फिर दोनों अपने डार्क मैटर के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गए। पर आखिर में यूयू ने हमला नहीं किया, बल्कि उसने उनके बचपन वाला वही जेस्चर यूज किया, मित्सुकी के सर पर पहले टच करके अपनी जीत क्लेम की। वो इसलिए नहीं जीता ताकि आयरिस को मारने का हक पा सके, बल्कि इसलिए ताकि वो दोनों मिलकर आखिरी सांस तक उस मॉन्स्टर से लड़ सके। थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप एक बिल्डिंग की छत पर इकट्ठा हुआ। यूयू ने अपनी थ्योरी पेश की। लेवियाथॉन पर हमला करने का सबसे असरदार रास्ता आयरिस का अटैक ही था। सच तो यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आयरिस के फेलियर्स सिर्फ उसके खराब स्पेशल अवेयरनेस की वजह से नहीं थे। आयरिस के पास क्लोज रेंज डैमेज देने की एबिलिटी थी, यानी दुश्मन की बॉडी के एकदम पास अपना हमला ब्लास्ट करना। जब वो ये डिस्कस कर ही रहे थे, ड्रैगन लेवियाथॉन तीसरी डिफेंस लाइन तक पहुंच गया था, मतलब वो किनारे के बहुत ही ज्यादा पास था। आयरिस की बॉडी पर बना मार्क भी अब एकदम साफ सिग्नल दे रहा था। लीसा अब भी जिद कर रही थी कि आयरिस को अंडरग्राउंड शेल्टर भेजना ही सेफर ऑप्शन है। यूयू ने बड़े कामली आयरिस की अपनी राय पूछी। थोड़ी देर सोचने के बाद आयरिस ने बोलने के बजाय करके दिखाया। उसने अपना स्टाफ समन किया, लड़ने के लिए तैयार। जैसे ही मॉन्स्टर और पास आया, आयरिस ने अपना निशाना सीधा लेवियाथॉन पर लगाया, और वाकई सिर्फ उसका स्ट्राइक ही उसे असर कर रहा था। यूयू ने मित्सुकी और बाकियों को पोजीशन लेने और आयरिस को सपोर्ट करने को कहा। तो बस, जब आयरिस लगातार लेवियाथॉन के बैरियर को तोड़ने के लिए हमला कर रही थी, बाकी सब हर एक मौके का फायदा उठाकर वार कर रहे थे। पर ठीक उसी मोमेंट पर लेवियाथॉन की आंखें अचानक लाल हो गई। उसने फिर से हमला किया, सबको हवा में उड़ा दिया और तीसरी डिफेंस लाइन को पूरी तरह तबाह कर दिया। ड्रैगन को किनारे के इतना पास देखकर आयरिस ने अपना हमला जारी रखा। भले ही ये बहुत थका देने वाला और होपलेस लग रहा था, पर उसने हार मानने से मना कर दिया। ये नजारा देखकर यूयू को वही पुरानी मित्सुकी याद आई, जो इसी रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन के साथ मॉन्स्टर से लड़ा करती थी। वही दिन था जब एक मिस्टीरियस हस्ती प्रकट हुई थी, जिसने अपना इंट्रो यग्ड्रिसिल के तौर पर दिया था। गाया का सबसे प्राचीन डिवाइन ड्रैगन, एक प्राइमोर्डियल ड्रैगन स्पीशीज। उसने यूयू को ड्रैगन्स की तबाही के बदले ताकत ऑफर की थी, पर बदले में उसकी यादें मांगी थी। वापस प्रेजेंट में आयरिस इतनी थक चुकी थी कि वो अब और जारी नहीं रख सकती थी। मित्सुकी पहले से ही वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार थी, आयरिस से निपटने के लिए। पर तभी यूयू आगे बढ़ा और ऐलान किया कि वो आयरिस की पावर उधार लेना चाहता है। उसने यग्ड्रिसिल को बुलाया, अपने उस पैक्ट को एक बार फिर याद करते हुए, और वाकई अगले ही पल ताकत की एक विशाल लहर ने उसे घेर लिया। यूयू ने अपनी खुद की पावर खोने का खतरा उठाया और मर्दुक कैनन बेबल समन किया। भाई, यूयू ने तो अपनी यादों की कुर्बानी देकर बेबल कैनन समन कर लिया है। लेवाइथन के साथ वो घमासान युद्ध अब अपने अंजाम पर था। वो विशाल वेपन सीधा उस मॉन्स्टर पर दाग दिया गया और साथ ही आयरिस और मित्सुकी ने भी अपने पूरे जोर के साथ अटैक किया। नतीजा, सब दंग रह गए जब ड्रैगन लेवाइथन के चिथड़े उड़ गए और आयरिस की बॉडी से वो मनहूस मार्क हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन भाई, हमारा हीरो यू इतनी एनर्जी फूंक चुका था कि वो वहीं ढेर हो गया, कोलैप्स्ड अनकॉन्शियस। अगले दिन दोपहर को कहीं जाकर यू को होश आया। उसने लोकी से बात की और बदले में उसे शुक्रिया मिला। भाई, लोकी जैसा बंदा थैंक यू बोल रहा है, मतलब बड़ा कांड किया है यू ने। कॉल करते ही आयरिस उससे मिलने पहुंच गई। मित्सुकी बेचारी फिक्र कर रही थी, पर यू ने बस आई एम फाइन बोलकर पल्ला झाड़ लिया और वहां से निकल गया। उसी शाम समुंदर के किनारे आयरिस ने थोड़ी शाइनेस के साथ पूछा कि क्या वो यू की दोस्त बन सकती है, और ग्रैटिट्यूड के तौर पर उसने यू को एक प्यारा सा किस भी दे दिया। लो भाई, हीरो की तो निकल पड़ी। पर दूसरी तरफ रात के अंधेरे में मामला काफी डार्क था। एक कमरे में एक नन्ही लड़की अपने बॉडीगार्ड्स के बीच बैठकर डार्क मैटर से खूबसूरत जेम्स बना रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। सारे गार्ड्स ढेर हो चुके थे। अंदर दाखिल होता है हमारा हीरो यू, पर इससे पहले कि वो लड़की थोड़ा सुकून पाती, यू वहां से गायब हो गया और उसकी जगह एक अनजान औरत खड़ी थी, जिसने उस लड़की को बताया कि असलियत में वो एक ड्रैगन है। मिस्ट्री बढ़ती जा रही है बॉस। अगले दिन मिडगर आइलैंड पर सुबह की शुरुआत हुई एक कान फाड़ू चीख के साथ। यू भागता हुआ मित्सुकी के कमरे में गया, पर वहां का नजारा, मित्सुकी बिना कपड़ों के बिखरे हुए ढेर के बीच खड़ी थी। भाई, ऑकवर्ड लेवल 100।
खैर स्कूल के रास्ते में मित्सुकी थोड़ा गुनगुना रही थी कि यू कितना टैक्टलेस है और गुस्से में आगे निकल गई। यू ने बड़े आराम से कहा, अरे हम भाई बहन हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। ये सुनकर मित्सुकी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से वहां से निकल ली। क्लासरूम में लीसा का पारा थोड़ा ठंडा लग रहा था। आज तो वो खुद यू को ग्रीट करने आई और ऐलान किया कि उसने उनके रिश्ते को सीट मेट लेवल पर अपग्रेड कर दिया है। शाबाश लीसा, प्रोग्रेस तो है। तभी यू ने देखा कि उसके बगल वाली डेस्क खाली है। उसने देखा आइरिस सीढ़ियों से ऊपर आ रही है, चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल, और वो बार बार यू से पूछ रही थी कि क्या तुमने अभी तक कुछ देखा। यू तो एकदम ब्लैंक। पता चला कि आइरिस मैडम जल्दबाजी में अपनी अंडरवेयर पहनना ही भूल गई थी। मतलब एनिमे लॉजिक ने सारी हदें पार कर दी हैं। यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और हालत तब और बिगड़ गई जब पता चला कि आज ट्रेनिंग से पहले फिजिकल चेकअप है। शुक्र है हारुका ने यू का चेकअप अलग से अरेंज किया था। थोड़ी देर बाद यू प्रिंसिपल के ऑफिस गया, जहां उसकी मुलाकात मिडगर एकेडमी की ओनर चार्लेट और उसकी असिस्टेंट माइका स्टुअर्ट से हुई। ये दोनों खुद यू का एग्जामिनेशन करने वाली थी। चार्लेट ने बताया कि लेवाइथन के खिलाफ उसकी जीत के किस्से अब चारों तरफ फैल रहे हैं। उसने ये भी तंज मारा कि ये स्कूल लड़कियों का है और हर स्टूडेंट पर राइटफुली प्रिंसिपल का हक होना चाहिए। वैसे भी उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चार्लेट ने यू के हाथ पर बने मार्क को देखा और फिर अचानक उसे चाटने लगी। भाई ये फिजिकल चेकअप है या कुछ और? असल में ये मार्क्स का एग्जामिनेशन था। उन्होंने बताया कि अगला टारगेट है ड्रैगन बैसिलिस्क, जो सहारा डेजर्ट की तरफ बढ़ रहा है और शायद किसी स्टूडेंट की तलाश में उनकी तरफ ही आ रहा है। एक्सप्लेनेशन के बाद चार्लेट ने यू को बदमाशी वाला ऑफर दिया कि क्या तुम बाकी लड़कियों को छुपकर देखना चाहते हो, वो अभी अंडरवेयर में है। माइका ने मौका संभाला, चार्लेट को उठाया और यू को वहां से भगा दिया। स्कूल की साइड देखें तो आइरिस एग्जामिनेशन रूम से ऐसे बाहर निकली जैसे पूरी तरह लुट चुकी हो। अब सीन को स्किप करके स्टूडेंट मीटिंग शुरू हुई। मित्सुकी ने रिपोर्ट दी कि चेकअप्स स्मूथ रहे और बताया कि निफिल ने बैसिलिस्क के रास्ते में 2 नए डी ढूंढे हैं। एक डरपोक सी लड़की होनोका है और दूसरी पिंक बालों वाली सिंगो वाली टियर है, जो बैसिलिस्क का असली टारगेट है। यू ने जैसे ही टियर को देखा, उसे लगा वो उसे पहले से जानता है। मीटिंग के बीच में ही वो छोटी लड़की चिल्लाने लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। गुस्से में उसने डार्क मैटर से मित्सुकी और पूरे ऑडिटोरियम पर हमला कर दिया। यू तुरंत अपनी बहन के पास भागा। जब लाइट वापस आई, टियर ने यू को देखा और खुशी से पागल हो गई। यू ने भी उसे पहचान लिया। टियर खुशी से उससे लिपट गई और ऐलान किया कि उसका जन्म ड्रैगन्स ब्राइड बनने के लिए हुआ है और यू उसका पति है। हमारा हीरो तो वही डम फाउंडेड रह गया। आखिर में टियर को टीचर्स के साथ बैठाया गया और यू ने सबको समझाया कि मामला क्या है। बचपन में एक माफिया ग्रुप ने उसके पेरेंट्स को किडनैप किया था और टियर से जबरदस्ती जेम्स बनवाए जाते थे। एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान यू उससे मिला था, पर वो बच्ची अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इतनी तड़प रही थी कि यू ने एक रैश डिसीजन लिया था। ये सुनकर मिस हारुका ने फैसला किया कि टियर उन्हीं की क्लास में रहेगी, क्योंकि वो बाकी सबसे नफरत करती थी और सिर्फ यू से ही चिपकी रहना चाहती थी। भाई यू तो ड्रैगन्स ब्राइड के चक्कर में फंस गया है। मित्सुकी थोड़ा विरोध करना चाहती थी, पर हारुका ने उन्हें याद दिलाया कि टियर का कनेक्शन सीधा उस बैसिलिस्क से है और अगर उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो निफिल वाले उसे बिना सोचे समझे एलिमिनेट कर देंगे। डिस्कशन खत्म होने के बाद यू और मित्सुकी उस नन्ही लड़की को लेने गए। जैसे ही टियर को पता चला कि मित्सुकी यू की बहन है, उसने बड़े उत्साह से ऐलान कर दिया कि अब से वो मित्सुकी की सिस्टर इन लॉ यानी भाभी है। भाई ये सुनकर यू और मित्सुकी दोनों के पास बोलती बंद हो गई। जैसे ही उसने क्लासरूम में कदम रखा, टियर पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगी और आखिर में उसने सबकी बातों को अनसुना करके सीधा यू की गोद में बैठने का फैसला किया। उसका ये एटीट्यूड देखकर बाकी सबके पास सिर्फ खामोशी से देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्कूल खत्म होने के बाद टियर यू का हाथ पकड़कर वहां से साथ निकली। दोनों बीच पर गए, जहां टियर बार बार यही जिद कर रही थी कि वो एक फीमेल ड्रैगन है। यू ने पॉइंट आउट किया कि उसके पेरेंट्स तो इंसान थे, पर टियर को जैसे उनकी कोई याद ही नहीं थी और वो उसे बस इधर उधर घसीट रही थी। दूर खड़ी आइरिस ये सब बड़े दुख से देख रही थी। उसे थोड़ी जलन हो रही थी कि टियर ने यू पर पूरा कब्जा यानी मोनोपोलाइजिंग कर लिया है। उसी शाम आइरिस ने मित्सुकी की मदद करने का बहाना बनाया ताकि वो यू और टियर के कमरे में एंट्री मार सके। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, टियर ने ऐलान कर दिया कि ये उनका मैरिटल चेंबर है और आज उनकी सुहाग रात है। भाई ये बच्ची तो एकदम नेक्स्ट लेवल निकली। मित्सुकी को बीच में आकर मामला शांत करवाना पड़ा। मित्सुकी ने जो होमवर्क दिया था, टियर ने उसे चुटकियों में खत्म कर दिया और हर एक जवाब एकदम सही था। उसने तुरंत डिमांड की कि यू उसे रिवॉर्ड के तौर पर अपने साथ नहलाने ले जाए। जब मित्सुकी ने देखा कि ये लड़की यू का साथ छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उसने फैसला किया कि सब साथ में बाथटब में जाएंगे और फिर उस रात वो सब यू के रूम में ही ढेर हो गए। रात को दोनों भाई बहन बैल्कनी पर बैठकर बात कर रहे थे। टियर ड्रैगन गॉड कल्ट की एक आर्मर्ड गाड़ी के अंदर मिली थी। वहां लोग उसे बहुत मानते थे और हमेशा उसे ड्रैगन कहकर बुलाते थे। शायद इसी वजह से टियर को इस बात पर इतना पक्का यकीन हो गया था। एक और नई सुबह आई। आज यू ने बड़े प्यार से टियर को एनकरेज किया कि वो उन तीनों के अलावा बाहर नए दोस्त बनाए। जब बच्ची ने डर जताया कि कहीं उसे बुरे लोग ना मिल जाए, तो यू ने बस इतना कहा कि अपने क्लासमेट्स पर भरोसा रखो क्योंकि वो सब फैमिली है। और इस तरह टियर आखिरकार क्लासरूम में दाखिल हुई और बड़े नर्वस ढंग से सबको ग्रीट किया। लिसा और बाकी स्टूडेंट्स ने उसका बड़ा वार्म वेलकम किया, जिससे टियर बहुत खुश हुई।
एक स्टूडेंट ने तो उसे एक किताब भी दी ताकि वो सबके बीच फिट हो सके। उसके बाद से टियर अपनी सीट पर बैठने लगी और क्लास में सबके साथ दोस्ती बढ़ाने लगी। अब वो सिर्फ यू से ही नहीं चिपकी रहती थी। लिसा तो टियर को इतना पसंद करने लगी कि वो नहीं चाहती थी कि यू उसे अकेला मोनोपोलाइज करे। ट्रेनिंग रूम में लिसा टियर को इमेजिनरी वेपन्स बनाना सिखा रही थी, जबकि यू दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। टियर ने तुरंत कोशिश की, पर उसी पल उसके पिछले वक्त की आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी, जो उसे कह रही थी कि वो एक ड्रैगन है। इस वजह से उसकी पावर अचानक फट पड़ी और एनर्जी की एक विशाल लहर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। अगले एपिसोड की शुरुआत पिछले वक्त के एक सीन से होती है। टियर अपने मम्मी पापा के साथ एक ऑर्डिनरी फैमिली में रहती थी, पर फिर उसकी दुनिया एकदम बदल गई। उसके पेरेंट्स गायब हो गए और वो हर तरफ से आग की लपटों से घिर गई। तब एक औरत प्रकट हुई और उसने उस नन्ही बच्ची से कहा कि वो एक ड्रैगन है। वापस प्रेजेंट में, क्योंकि टियर उस मिस्टीरियस औरत की बातों पर सच्चे दिल से भरोसा करती थी, उसने जो इमेजिनरी वेपन बनाया वो एक विशाल गोल्डन ड्रैगन का रूप ले चुका था। इस ड्रैगन की ताकत इतनी भयानक थी कि उसने ट्रेनिंग रूम की दीवारों को उनकी नींव से हिलाकर रख दिया। यू तुरंत लिसा को बचाने के लिए भागा, हालांकि इस चक्कर में उसने गलती से ऐसी जगह टच कर दिया जहां उसे नहीं करना चाहिए था। थोड़ा एक्सीडेंटल फैन सर्विस तो बनता है ना। वापस सिचुएशन पर आए तो टियर का वो वेपन एक ड्रैगन का रूप ले चुका था, या यूं कहें कि टियर अब पूरी तरह मान चुकी थी कि वो ड्रैगन है। वो गोल्डन ड्रैगन पूरे कमरे में पागलों की तरह हमला कर रहा था और सबके लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। ये देखकर लिसा ने तुरंत अपना इमेजिनरी वेपन निकाला, इस इरादे से कि वो ड्रैगन पर वार करके टियर को इस खतरनाक वहम से बाहर निकालकर उसे नॉर्मल कर सके। लिसा के हमले एक के बाद एक तेजी से हुए और थोड़ी देर बाद उसने उस ड्रैगन को ढेर कर दिया, जिससे टियर वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गई। यू ने लपककर उसे गिरने से बचाया। ये पूरा नजारा मिस हरुका और बाकी सब कंट्रोल रूम से देख रहे थे। टियर को इन्फर्मरी ले जाया गया। भले ही वो फिजिकली ठीक थी, पर अगर ऐसा चलता रहा तो शायद उसे एकेडमी से निकाल दिया जाए। जब यू टियर के उठने का इंतजार कर रहा था, उसकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट होनोका से हुई, जो वहीं इन्फर्मरी में थी। उसने यू से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी पीठ पर दवा लगा दे, क्योंकि उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। यू बेचारा शर्मा तो बहुत रहा था, पर फिर भी वो मदद करने के लिए मान गया। दवा लगाते वक्त यू ने कैजुअली होनोका के बैकग्राउंड के बारे में पूछा। उसे पता चला कि वो अपनी माँ के साथ एक ट्रिप पर थी, जब बेसिलिस्क के रास्ते में आने वाले एक शहर में वो फंस गई। भले ही उन्हें अलग होना पड़ा, पर वो कभी इतने क्लोज नहीं थे, इसलिए इस आइलैंड पर रहना उसे वाकई काफी अच्छा लग रहा था। होनोका की पीठ पर दवा लगाने का नेक काम पूरा करके यू ने उससे दोस्ती कर ली और फिर बिना वक्त गवाए वहां से निकल गया। भाई हमारा हीरो काफी फास्ट है। पर रास्ते में यू को फिर से वही मनहूस लोकी का कॉल आ गया। लोकी ने उसे एक हाई अलर्ट न्यूज दी कि ड्रैगन गॉड कल्ट वाले टियर लाइटनिंग को छुड़ाने यानी रेस्क्यू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि मिडगार्ड का डिफेंस सिस्टम एकदम लोहे के चने चबाने जैसा है, इसलिए उन्होंने इस मिशन के लिए एक बहुत ही खतरनाक औरत को भेजा है। वो औरत एक दी है जिसने निम्फिल से गद्दारी कर दी थी। उसका नाम है किली सुरतुर मुस्पिलहाइम, एक एकदम रूथलेस और खतरनाक किस्म की क्रिमिनल। जैसे ही कॉल खत्म हुई, टियर अचानक हड़बड़ाकर पैनिक जाग गई और यू को ढूंढने लगी। वो और भी डर गई जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। यू उस नन्ही बच्ची को बड़े प्यार से बीच पर ले गया ताकि उससे अकेले में बात कर सके कि अभी अभी ट्रेनिंग रूम में हुआ क्या था। जब यू ने उससे पूछा कि एकेडमी में उसकी दोस्ती कैसी चल रही है, तो टियर ने बड़ी मासूमियत से बताया कि लीसा और बाकी सारे क्लासमेट्स बहुत ही वंडरफुल लोग हैं और वो यहाँ रहकर बेहद खुश है। तब यू ने उसे वो सच बताया जो उसे याद नहीं था, कि कैसे ट्रेनिंग रूम में टियर ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया था, उसका कंट्रोल खो गया था और वो बस लीसा को चोट पहुंचाने और फैसिलिटी तबाह करने ही वाली थी। ये सुनते ही टियर एकदम हॉरिफाइड हो गई, उसका दिल जैसे टूट गया हो। यू ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि उसे सबसे माफी मांगनी चाहिए और खुद से एक वादा करना होगा कि आज के बाद वो इस वहम में नहीं रहेगी कि वो एक ड्रैगन है। पर यह सुनते ही टियर का मेंटल बैलेंस फिर से बिगड़ गया। वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और एक बार फिर डार्क मैटर समन करने लगी। वो जिद पर अड़ी थी कि वो एक ड्रैगन ही है, क्योंकि बचपन से उसे सबने यही कहा था। यू ने बड़ी शांत आवाज में कहा कि सब बराबर है, सब एक जैसे हैं। टियर भी बाकी सब की तरह एक इंसान ही है, कोई मॉन्स्टर नहीं। और ऊपर से उसने एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि अगर टियर वाकई एक ड्रैगन होती तो वो दोनों अब साथ नहीं रह पाते। वो चाहता था कि टियर एक इंसान की तरह जिए। यू ने फिर बड़े धीरे से उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। टियर को आखिरकार याद आया कि उसके मम्मी पापा बहुत ही नेक लोग थे, पर उन्हें जिंदा जला दिया गया था और उसके पास अब सिर्फ किली बची थी। टियर को इतनी तकलीफ और दर्द में दोबारा कंट्रोल खोते देख यू ने लपक कर उसे अपने गले से लगा लिया ताकि उसे सुकून मिल सके, और इतनी बातें शेयर करने के लिए उसे थैंक यू कहा। भाई टियर का पास तो वाकई बहुत ट्रॉमेटिक निकला। उसी शाम जब यूयू और टिया वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग पहले से ही बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे और सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। टिया बेचारी थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ी और उसने लीसा से माफी मांगी उस सब के लिए जो उसने किया था। सब लोग थोड़ा पजल नजर आए और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है,
लीसा ने तो बस उस नन्ही बच्ची के सर पर एक हल्की सी थपकी दी और बस यही उसकी सजा थी। भाई इतना होलसम मोमेंट देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। सबको फिर से अच्छे मूड में देखकर आइरिस ने एक्साइटमेंट में सजेस्ट किया कि क्यों ना कल की छुट्टी पर वो सब बाहर घूमने चले। और बस अगले दिन बीच पर यूयू और टिया सबसे पहले पहुंच गए ताकि एक पैरासॉल सेट कर सकें। आइरिस तुरंत वहां अपनी नई स्विमसूट दिखाने के लिए पहुंच गई। ये देखकर टिया ने यू से पूछा कि उसे उसका बॉडी कैसा लग रहा है और उसने वहीं ऐलान कर दिया कि अब से आइरिस उसकी दुश्मन यानी राइवल है। लो कर लो बात, इनका तो अलग ही रोम कॉम चल रहा है। उन्होंने साथ में मिट्टी के घर बनाए और काफी शानदार वक्त बिताया। थोड़ी देर बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अपनी प्यारी प्यारी स्विमसूट्स में वहां पहुंच गए। कुछ लोग सनबेथ ले रहे थे, कुछ मछली पकड़ रहे थे और कुछ बस एक किताब के साथ रिलैक्स कर रहे थे। कुछ वक्त बाद पूरे ग्रुप ने मिलकर बीच वॉलीबॉल का एक राउंड खेलने का फैसला किया। भाई एनिमे में बीच एपिसोड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोपहर तक सब लोग थक हार कर रेत पर पसरे हुए थे और वापस जाने की तैयारी में थे। जब वो सब रिलैक्स कर रहे थे तभी अचानक प्रिंसिपल शार्लेट और उनकी असिस्टेंट माइका वहां प्रकट हुई, ये जताते हुए कि वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहती हैं। या यूं कहें कि शार्लेट मैडम को बस उन जवान लड़कियों को स्विम सूट में निहारने का मौका चाहिए था। वैसे वो खाली हाथ नहीं आई थी, वो दोनों अपने साथ बारबेक्यू सप्लाईज लेकर आई थी ताकि सब मिलकर शाम को एक शानदार दावत का मजा ले सकें। जब सब लोग मस्ती कर रहे थे, यूयू थोड़ी दूर खामोशी से बैठा सब देख रहा था। शार्लेट ने नोटिस किया कि हमारा हीरो अकेला बैठा है तो वो उससे गुफ्तगू करने चली गई। स्विम सूट्स के अलावा शार्लेट असलियत में टिया को लेकर थोड़ा परेशान थी और इसी वजह से आई थी। उसे थोड़ा सुकून मिला ये देखकर कि वो बच्ची सबके साथ घुल मिल रही है और धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। पूरे दिन की मस्ती के बाद आखिरकार यूयू अपने कमरे में लौटा। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर किली से जुड़ी लेटेस्ट इंटेलिजेंस यानी ताज़ा खबरें आ चुकी थी, पर वो इन्फॉर्मेशन ना के बराबर यानी वेग थी। बस इतना पता था कि उसकी हाइट 1 मीटर 60 है, वो ड्रैगन गॉड कल्ट की लीडर है और उस पर 300 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स में शामिल होने का शक है। वो एक फायर टाइप डी है और उसने एक ड्रैगन की तरह जीने का फैसला किया है। ये सब पढ़ने के बाद यूयू का इरादा और पक्का हो गया कि वो टिया को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो कभी उस किली जैसी औरत ना बन जाए। ठीक उसी मोमेंट पर एक भयानक झटके ने जमीन को हिला कर रख दिया। बाहर देखा तो अकेडमी के एक कोने में अचानक भयानक आग लग चुकी थी। धुएं के बीच से एक ड्रैगन मॉन्स्टर आइलैंड पर प्रकट हो गया था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। ये वही बेसिलिस्क लग रहा था जिससे सब लोग डर रहे थे। अलार्म्स लगातार बज रहे थे। इस बार ये क्लास अलर्ट था, हाइक ब्लू मॉन्स्टर हैकेटॉन चेयर। ये सुनते ही हरुका दंग रह गई। बाकी स्टूडेंट्स पैनिक में बाहर भागे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मॉन्स्टर बिना किसी डिटेक्शन के अचानक कैसे आ गया। प्रिंसिपल शार्लेट को भी एहसास हो गया था कि ये एक बेहद मुश्किल क्रीचर है जिससे निपटना आसान नहीं है और इतनी अचानक एंट्री की वजह से उनके पास डिफेंस तैयार करने का वक्त ही नहीं बचा था। उसी वक्त टिया का मार्क चमकने लगा, मतलब ये मॉन्स्टर टिया लाइटनिंग को ही टारगेट कर रहा था। मित्सुकी ने मिस हरुका से रिपोर्ट ली, जबकि लीजा और बाकी सब ऑर्डर्स का इंतजार करने लगे। लीजा ने पहले उस डर से कांपती हुई टिया को संभाला जो यूयू से चिपकी हुई थी और फिर उसे टिया को सेफ रूम में ले जाने की जिम्मेदारी मिली। इस बार ये काम यूयू नहीं करेगा क्योंकि मित्सुकी के पास उसके लिए एक अलग टास्क था। जब सब अरेंज हो गया तो मित्सुकी ने कॉम्बैट स्टूडेंट्स को पोजीशंस लेने का सिग्नल दे दिया। जो लोग लड़ाई में शामिल नहीं थे उन्हें तुरंत हॉस्टल्स यानी डॉर्मेट्रीज में भेज दिया गया। रही बात उस हैकेटॉन चेयर की, तो अचानक आने के बावजूद वो अभी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस स्टैचू बनकर खड़ा था, जिससे कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उसका अगला मूव क्या होगा। ये एक बेहद फॉर्मिडेबल ड्रैगन था जो लगभग अमर था और जिसे मारना नामुमकिन था। उसका हर एक जख्म पल भर में रीजनरेट हो जाता था। एक बार तो निफिल ने उसे पूरी तरह से वेपराइज यानी भाप बनाने की कोशिश की थी, पर फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मिस हरुका ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया कि सिर्फ डिफेंस पर फोकस करें ताकि कैजुअलिटीज कम से कम हो। यूयू आइरिस के पास खड़ा हुआ और उसके स्टाफ को टच किया। वो एक बार फिर यिग्ड्रासिल के साथ पैक्ट इन्वोक करना चाहता था, पर मित्सुकी ने उसे पीछे खींच लिया। भले ही यूयू के पास ब्रेक थ्रू क्रिएट करने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल था, पर वो उसे अपने लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी हथियार के तौर पर बचा कर रखेगी। जब बाकी सब हार मान जाएंगे तभी उसकी बारी आएगी। आखिरकार यूयू का अटैक मिडगार को ही भारी नुकसान पहुंचा सकता था और मित्सुकी उसके लिए काफी फिक्रमंद थी। सेफ रूम के अंदर लीजा ने टिया को गले लगाया ताकि उसे तसल्ली दे और उसने बच्ची को हिम्मत रखने को कहा अगर वो वाकई यूयू की पत्नी बनना चाहती है। पर ठीक जब लग रहा था कि सब स्मूथ जा रहा है, उनके उस सेफ रूम में एक भयानक धमाका हुआ। भाई सेफ रूम में धमाका मतलब दुश्मन अंदर घुस चुका है। धुएं के बीच से एक लंबी चादर लपेटे हुए एक औरत प्रकट हुई। ये कीली थी। जैसे ही उसने अपनी क्लॉक हटाई, एक बेहद खूबसूरत औरत सबके सामने आई। पर भाई ब्यूटी के पीछे छिपा था असली शैतान। उसने बस एक चुटकी बजाई और एक भयानक धमाका हुआ जिसने लीसा और टिया दोनों को दूर फेंक दिया। किली बार बार टिया को आवाज दे रही थी कि उसके साथ वापस चले। लीसा ने थोड़ा संभलने के बाद तुरंत अपना इमेजिनरी वेपन समन किया ताकि वो किली को रोक सके और टिया को भागने का वक्त मिल जाए। किली एकदम कूल एंड काम थी अपने दुश्मन के सामने।
अपनी फायर पावर्स का यूज करते हुए उसमें चुटकियों में लीसा को ढेर कर दिया। किली धीरे धीरे लीसा की तरफ बढ़ी, इरादा साफ था, उसे जिंदा जला देना। बुरी तरह पिटने के बाद भी लीसा हिम्मत करके खड़ी हुई और टिया को लेकर वहां से भागी। पर भाई वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई क्योंकि किली बड़े आराम से उनका पीछा कर रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख बना रही थी। दोनों ने अपने जख्म भरने के लिए एक कमरे में पनाह ली, जबकि बाहर किली लगातार उनके करीब आती जा रही थी। उनकी लोकेशन बहुत जल्दी पकड़ी गई। लीसा अब भी अपने डार्क मैटर से टिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रही थी। सामने वाली औरत चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लीसा ने उस पर हमला किया ताकि टिया को भागने का एक आखिरी मौका मिल सके। पर जैसे ही लीसा अपनी जगह से हिली, कहीं से एक आग का गोला बिजली की रफ्तार से सीधा उसकी तरफ आया। उधर बाहर यूयू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लोकी की वो वार्निंग याद आई, ड्रैगन गॉड कल्ट और वो कीली नाम की औरत। ये सोचते ही यूयू तुरंत पलटा और उस तरफ भागा जहां टिया थी। इधर लीसा की साइड देखें तो वो उस ब्लास्ट से दूर जा गिरी थी। मलबे के बीच टिया पागलों की तरह लीसा को ढूंढ रही थी। ठीक उसी पल किली ने बड़ी बेरहमी से लीसा को बालों से पकड़ा और घसीटकर टिया के ठीक सामने फेंक दिया। टिया घबरा कर लीसा की तरफ भागी, पर डर के मारे उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बॉडी पर बना मार्क अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमक रहा था। ये देखकर किली ने लपक कर टिया को पकड़ना चाहा ताकि उसे वहां से घसीट कर ले जाए। लीसा ने देखा कि टिया को किडनैप किया जा रहा है तो उसने जबरदस्ती खुद को खड़ा किया। वो हार मानने को तैयार नहीं थी। इससे किली का पारा चढ़ गया और उसने लीसा को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर ली। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ऐसी रोशनी और कान भड़ू आवाज निकली जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लगा जैसे उस पिलर ऑफ लाइट की वजह से हेकेटनचायर अचानक हिलने लगा है और अपने बैरियर से बाहर निकल आया है। यूयू ठीक सही वक्त पर पहुंचा और किली का रास्ता रोक लिया। किली जानती थी कि यूयू पूरी दुनिया में अकेला मेल डी है। यूयू ने तुरंत अपनी गन से हमला किया, पर गोली उस तक पहुंचने से पहले ही धुएं में बदलकर गायब हो गई। किली ने अपना असली मकसद बताया। वो टिया को बेसिलिस्क के पास ले जाना चाहती थी क्योंकि वहीं उसकी असली जगह थी। लीसा पहले ही हार चुकी थी तो किली ने उसी बात का फायदा उठाया और टिया को मेंटली मैनिपुलेट करने लगी। उसे इतना गिल्टी फील करवाया कि वो खुद उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाए। यूयू ने फिर से अटैक करने की कोशिश की, पर किली उससे एक कदम आगे थी। उसने यूयू को अपने ही डार्क मैटर के जाल में फंसा दिया। टिया ये सब डर के मारे देख रही थी। उसने किली से भीख मांगी कि रुक जाओ, और हैरानी की बात है कि किली मान गई। टिया सबको बचाने के लिए किली की मर्जी के मुताबिक ड्रैगन की दुल्हन बनने के लिए राजी हो गई। किली बहुत खुश हुई। उसने अपना साइकोलॉजिकल गेम जारी रखा, टिया को यह मनाने पर मजबूर कर दिया कि वो सिर्फ एक ड्रैगन है। यूयू ने चिल्लाकर टिया को याद दिलाया कि एकेडमी के सब लोग असली हैं, सब इंसान हैं और वो भी उनसे अलग नहीं है। पर किली उस बच्ची के बगल में खड़ी होकर उसे डराती और धमकाती रही। टिया खामोश हो गई। उसे वो सारा हैप्पी टाइम याद आया जो उसने मिडगार्ड एकेडमी में सबके साथ बिताया था। उसने यूयू के बारे में सोचा और फिर लीसा के बारे में, वो औरत जो हमेशा उसके साथ इतनी जेंटल और प्यारी रही थी। उस मोमेंट पर टिया थोड़ा डगमगा गई। उसने किली को साफ मना कर दिया और ऐलान किया कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो एक ह्यूमन वुमन है। किली एकदम सन्न रह गई। टिया की बातों ने उसे आग बबूला कर दिया और उसने टिया की इंसानियत छीनने के लिए उसे आग की लपटों में घेर लिया। यूयू ने बीच में आने की कोशिश की। भले ही वो आग की दीवार से घिरा था, पर हालत इतनी खराब थी कि उसने लेवियाथन की पावर यूज करके उसे तोड़ा और किली को रोकने के लिए लपका। टिया पहले ही बेहोश हो चुकी थी और यूयू ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। किली अब भी जिद पर अड़ी थी कि वो टिया को लेकर जाएगी और ये भी कहा कि वो लोग बेसिलिस्क को कभी नहीं हरा पाएंगे। यूयू ने किली की एक बात नहीं सुनी, जिससे उनके बीच की बातचीत एक डेड एंड पर पहुंच गई। ठीक उसी पल हेकेटनचायर ने हरकत शुरू कर दी। ये वही मॉन्स्टर था जिसे किली अपने साथ लाई थी। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट देखी जब उसने मॉन्स्टर को तबाही मचाते हुए देखा। यूयू को अब पूरा यकीन हो गया था कि किली उन जैसी कोई डी नहीं है, पर जब उसने जवाब मांगा तो किली सिर्फ मुस्कुराई और बोली कि वो एक ड्रैगन है। उसने अपने राज को हवा में लटका हुआ छोड़ दिया और फिर बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो गई, उस मॉन्स्टर को स्कूल पर तबाही मचाने के लिए छोड़कर। मित्सुकी ने मिस हारुका और प्रिंसिपल शार्लेट को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यूयू गायब हो चुका था और लीजा से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। हालत हर गुजरते मिनट के साथ और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। शुक्र है कि वो हेकेटनचायर काफी धीरे धीरे मूव कर रहा था, इसलिए तबाही की रफ्तार थोड़ी कम थी। तभी यूयू का कॉल आया और वो सबके बीच वापस लौटा। हालत की गंभीरता को देखते हुए मित्सुकी ने फैसला किया कि यूयू अपने वही पुराने एंटी ड्रैगन वेपन का यूज करेगा ताकि इस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। वो और बाकी स्टूडेंट्स मिलकर हेकेटनचायर को एकेडमी ग्राउंड से बाहर धकेलेंगे ताकि नुकसान कम से कम हो। उसने सबको विंड टाइप डार्क मैटर यूज करने का इंस्ट्रक्शन दिया ताकि उस क्रीचर को पीछे ढकला जा सके, और सब तुरंत राजी हो गए। यूयू चाहता था कि वो पहले टियर को सेफ रूम में छोड़ आए और फिर ग्रुप ज्वाइन करे, पर नन्ही बच्ची पहले ही होश में आ चुकी थी और उसने जिद की वो सबके साथ मिलकर लड़ेगी। आयरिस काफी वरिड थी और मना करना चाहती थी,
पर टियर का डिटर्मिनेशन देखकर यूयू उसे सिर्फ प्यार से समझा सका कि ध्यान रखना। टियर ने ऐलान कर दिया कि अब वो कोई ड्रैगन नहीं है, तो यूयू ने भी उसे रोकना बंद कर दिया। मित्सुकी ने भी उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी। हेकेटान चायर अब भी धीरे धीरे एकेडमी की तरफ बढ़ रहा था। वो टियर की लोकेशन को महसूस कर सकता था और सीधा उसी की तरफ आ रहा था। मित्सुकी और बाकी स्टूडेंट्स ने अपने विंड ट्रांसमिटेशंस को ठीक वक्त पर एग्जीक्यूट किया ताकि इतना पावरफुल फोर्स पैदा हो सके जो उस मॉन्स्टर को आइलैंड से दूर फेंक दे। ठीक उस मोमेंट पर जब हेकेटान चायर टियर तक पहुंचने वाला था, मित्सुकी ने सबको लीड करते हुए एक कॉलोसल टॉर्नेडो खड़ा कर दिया। उस मॉन्स्टर का वेट बहुत ज्यादा था, पर फिर भी वो उसे नीचे गिराने में कामयाब रहे। ग्रुप ने तुरंत फॉर्मेशन बी स्विच किया। उस ड्रैगन को अपनी तरफ हाथ बढ़ते देख टियर ने तुरंत आंखें बंद की और अपने डार्क मैटर को चैनलाइज करने लगी। कुछ ही देर में टियर की पीठ पर 2 विशाल पंख निकल आए जो उसे आसमान की तरफ ले गए। टियर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मॉन्स्टर पर हमलों की बारिश कर दी। यूयू ने बाकियों को सपोर्ट देने के लिए अपनी गन निकाली, पर तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर यूग ड्रिसल से हुई। वो इस ड्रैगन की तबाही में मदद करने के लिए एक नए तरह की पावर एक्टिवेट करने पर राजी हो गया। इसके साथ ही यूयू की गन में एक रिपल्सिव फोर्स भर गई, जिससे वो सिर्फ एक गोली से दुश्मन को पीछे ढकेल सकता था। बाकी स्टूडेंट्स ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अपने अपने टास्क पूरे करने लगे। इस बार यूयू ने टियर की पावर उधार ली ताकि वो एक बार फिर यूग ड्रिसल के साथ यादों का सौदा कर सके। अगले ही पल वो विशाल कैनन एक बार फिर प्रकट हुआ। जैसे ही स्टूडेंट्स ने हेकेटान चायर को सही पोजीशन पर धकेला, यूयू ने अपना आखिरी हथियार मेगा कैनन सीधा उस मॉन्स्टर पर दाग दिया। सब सांस रोककर नतीजे का इंतजार करने लगे। दूर क्षितिज पर वो ब्लास्ट उस क्रीचर से टकराया और रोशनी का एक भयानक धमाका हुआ जो थोड़ी देर बाद शांत हो गया। वो सब बीच पर खड़े बस यही दुआ कर रहे थे कि हेकेटान चायर वापस न लौट आए। खुशकिस्मती से अगले दिन सुबह तक उस ड्रैगन में रीजनरेशन का कोई निशान नहीं दिखा, जिससे कंफर्म हो गया कि उन्होंने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। सब खुशी से झूम उठे। एकेडमी में शार्लेट मलबे से बाहर निकली। उनका ऑफिस पूरी तरह तबाह हो चुका था, पर शुक्र है कि माइका को कोई चोट नहीं आई। सिर्फ वही सेफ नहीं थे, मिस हारुका और कंट्रोल रूम के बाकी स्टूडेंट्स भी अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचकर जिंदा बच गए थे। इन्फर्मरी में लीजा को आखिरकार होश आ गया। टियर इतनी खुश हुई कि वो लीजा के ऊपर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर यूयू खामोशी से पीछे हट गया ताकि उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस मिल सके। भाई, हमारा हीरो काफी समझदार है। मित्सुकी ने जाकर मिस हारुका को पूरी सिचुएशन रिपोर्ट की। भले ही उन्होंने हेकेटान चायर को रोक लिया था, पर बेसिलिस्क का खतरा अब भी मंडरा रहा था। हॉस्टल्स का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स के पास रहने के लिए कमरे नहीं बचे थे। आइरिस ने यूयू को अपने रूम में रुकने का इनवाइट दिया और टियर ने तो सजेस्ट कर दिया कि क्यों ना वो सब शादी करके एक ही घर में शिफ्ट हो जाए। लॉ कर लो बात। यूयू के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस बच्ची को याद दिलाया कि ह्यूमन लॉ के मुताबिक वो अभी शादी की उम्र की नहीं है, तो टियर ने एंगेजमेंट से ही काम चला लिया। ये देखकर आइरिस ने तुरंत डिमांड की कि उसे भी इस एंगेजमेंट का हिस्सा बनना है। मतलब फुल ऑन हरम वाइब्स शुरू हो गई हैं। जब मामला एकदम केओस में बदलने वाला था, तभी मित्सुकी आकर फाइनल सोल्यूशन दिया। यूयू उसके बगल वाले कॉमन रूम में रुकेगा। उसी शाम यूयू और मित्सुकी कॉमन रूम में साथ काम कर रहे थे। यूयू को फील हुआ कि मित्सुकी थोड़ी अपसेट है, तो वो बड़े ध्यान से उसके पास जाकर बात करने गया। मित्सुकी ने उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई। हेकेटान चायर साइबेरिया से गायब हो गया था, जहां उसे कैद किया गया था, और अचानक मिडगार में प्रकट हुआ। लगा जैसे उसे वहां टेलीपोर्ट किया गया हो। मित्सुकी ने फिर रिपल्सिव पावर का जिक्र किया जो यूयू ने उस दिन यूज की थी। वो लेवायथन की पावर थी, तो वो उसके पास कैसे आई? उसे बहुत दुख था कि यूयू उनसे बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। ये सुनकर यूयू को अपनी बहन के साथ बिताया बचपन, आइरिस की लड़ाई, टियर का युद्ध और यूग ड्रिसल की हर एक बात याद आने लगी। भाई, मित्सुकी को तो शक हो गया है, पर क्या यूयू उसे पूरा सच बताएगा? यूयू को एकदम खामोश देखकर मित्सुकी ने अगला सवाल दाग दिया कि क्या उसने आइरिस को किस किया था। यूयू ने सफाई देते हुए समझाया कि ये बस आइरिस का उसे थैंक यू कहने का तरीका था। पर यह सुनकर मित्सुकी थोड़ी उदास दिखने लगी। वो तुरंत खड़ी हो गई, पर कमरे से जाने से पहले उसने यूयू को याद दिलाया कि वो इस मामला को जल्दी सुलझा ले। उसने एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ा कि वो यूयू और आइरिस दोनों से माफी मांगना चाहती है, क्योंकि भले ही आइरिस की पहली केस यूयू के साथ थी, पर यूयू की फर्स्ट केस असलियत में मित्सुकी के साथ हुई थी। अब पंगा ये है कि यूयू अपनी यादों का एक हिस्सा खो चुका है, तो उसे घंटा कुछ याद नहीं था। उसका ये ब्लैंक चेहरा देखकर मित्सुकी ने बस इतना कहा, छोड़ो, सब भूल जाओ। यूयू ने उसे रोका और कहा कि उनकी पुरानी यादों को इतनी आसानी से कचरे में मत फेंको। पर मित्सुकी अब भी उन यादों से हॉन्टेड थी, जब उसने सालों पहले क्रैकन को मारा था। उसे लग रहा था कि वो दलदल में गिर चुकी है। यूयू ने तुरंत उसे चुप कराया और ऐलान किया कि वो सिर्फ उसकी खातिर ड्रैगन्स के खिलाफ ये जंग खत्म करके रहेगा। ये सुनकर मित्सुकी इतनी मूव्ड हो गई कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो उससे लिपट गई। रात के अंधेरे में मित्सुकी आसमान को निहार रही थी जब उसकी दोस्त वहां आई और उसे कोशिश करते रहने के लिए इनकरेज किया। पर तभी सीन अचानक बदल गया। वो दोनों एक भयानक बैटलफील्ड के बीच खड़े थे। मित्सुकी की दोस्त ने उसका हाथ छोड़ा और एक ड्रैगन में बदल गई। चाहे मित्सुकी उसे कितना ही चिल्लाकर रोकने की कोशिश करे, वो नहीं रुकी।
पर भाई शुक्र है ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। एक नई सुबह की शुरुआत हुई। कैफेटेरिया में सारे स्टूडेंट्स साथ में ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे थे। आइरिस और टियर अभी भी इसी बात पर लड़ रही थी कि यूयू पर असली हक किसका है, मतलब इनका हरीम ड्रामा खत्म ही नहीं होता। लीजा, जो अब काफी बेहतर फील कर रही थी, वापस स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी। उसे देखकर यूयू ने लीजा की तारीफ की, कहा कि वो वाकई एक बहुत ब्यूटीफुल और काइंड औरत है। अब ये सुनते ही आइरिस और टियर की कंपटीशन फिर से शुरू हो गई और वो दोनों यूयू से पूछने लगी कि वो उन दोनों के बारे में क्या सोचता है। खुशकिस्मती से ठीक सही वक्त पर एक इमरजेंसी कॉल आई जिसने इस गर्मागर्म बहस, हीटेड डिबेट को वहीं रोक दिया। स्टूडेंट्स तुरंत नए ऑर्डर्स लेने के लिए दौड़े। मिस हरुका ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि निफिल से एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। बैसिलिस्क सहारा डेजर्ट से निकल चुका है और कल रात से समुंदर पार कर रहा है। फुटेज में मॉन्स्टर अपनी आंखों से लाल रंग की रेड बीम्स छोड़ रहा था और जिस चीज पर भी वो बीम पड़ती वो नमक, राख या पत्थर में बदल जाती। बैसिलिस्क अब सीधा उनके आइलैंड की तरफ ही बढ़ रहा है। अगर मिडगार्ड एकेडमी पर एक भी ऐसी बीम पड़ी तो पूरा आइलैंड वहीं खत्म हो जाएगा। हरुका ने तय किया कि ये मॉन्स्टर हैकेटॉन चेयर से भी कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। उसने ऑर्डर दिया कि सब शिप से एक सुनसान आइलैंड जाएंगे ताकि बैसिलिस्क को वहां लालच देकर बुलाया जा सके, और उनका प्लान था मॉन्स्टर के साथ साथ पूरे आइलैंड को ही उड़ा देना। स्कूल के बाद यूयू और आइरिस बीच पर साथ चल रहे थे। उसे फिक्र थी कि बोट पर जाने से आइरिस को उसके पुराने एक्सीडेंट की यादें सता सकती हैं। आइरिस ने बस स्माइल किया और कहा कि वो संभाल लेगी। आखिरकार उन दर्दनाक यादों के बीच खुशी के कुछ नन्हे पल भी तो छुपे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को बेहतर समझने, अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर के बारे में कुछ प्यारी बातें की और फिर वापस निकल गए। अगले दिन उनका शिप आइलैंड से निकल पड़ा। प्रिंसिपल शार्लेट को मिडगार्ड आइलैंड पर ही रुकना पड़ा ताकि वो एकेडमी के रिकंस्ट्रक्शन यानी दोबारा बनने का काम देख सके। बोर्ड पर स्टूडेंट्स मिस हरुका के साथ अपनी स्ट्रैटेजी मीटिंग जारी रख रहे थे। निफिल भी इस ऑपरेशन में शामिल होगा क्योंकि उनका मॉन्स्टर को एलिमिनेट करने का अपना ही एक अलग प्लान था। टीम की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरी क्लास की एक नई स्टूडेंट उन्हें ज्वाइन करने वाली थी। सब दंग रह गए जब पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि होनोका थी। जब उन्हें पता चला कि एनरोलमेंट के तुरंत बाद ही उसने अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो सब काफी डीपली इंप्रेस्ड हुए। इंट्रोस के बाद पूरा ग्रुप बाहर समुंदर का नजारा देखने निकल आया। जिन बेचारों को सी सिक महसूस हो रहा था उनके पास अंदर बैठकर किताब पढ़ना या फोन चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर यूयू ने उनकी किताबें जब्त कर ली और उन्हें बाहर की ताजी हवा लेने के लिए भेज दिया। जब वो वापस अंदर गया तो उसने देखा कि मित्सुकी और लीजा के बीच घमासान बहस चल रही है। वो उन्हें चेक ही करने वाला था कि एक और क्लासमेट ने उसे रोक लिया। दोनों ने चुपके से बातें सुनी, ईव्सड्रॉप किया और पता चला कि मित्सुकी और लीजा इस बात पर लड़ रही हैं कि क्या लीजा को लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं। बात घूम फिरकर फिर से वही सालों पुराने क्रैकन इंसिडेंट पर पहुंच गई। लगा जैसे लीजा अब भी उस सब के लिए मित्सुकी को माफ नहीं कर पाई थी। यूयू खामोश हो गया और अपने कमरे में लौटा। जब वो अपनी सोच में खोया था तभी उसकी क्लासमेट फियरॉल वहां आई और अपनी किताब वापस मांगी। यूयू को तब याद आया और उसने किताब थमा दी। जब फियरॉल ने उसे थोड़ा टीज किया तो यूयू ने बदले में उसे धमकी दी कि वो पूरी स्टोरी स्पॉइल कर देगा। भाई ये होता है असली बदला। फियरॉल ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया, पर भाई बैलेंस बिगड़ा और दोनों एक बहुत ही एम्बैरेसिंग पोजीशन में जा गिरे। वही क्लासिक एनिमे ट्रोप। फियरॉल हर बात में किताबों और कहानियों के रेफरेंसेस दे रही थी। उसने बताया कि वो एक राइटर बनना चाहती हैं और यूयू को एक कैरेक्टर मॉडल की तरह ऑब्जर्व करेगी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि यूयू को लीजा के पीछे पड़े रहना चाहिए ताकि उसे लिखने के लिए बढ़िया मसाला मिल सके। यूयू ने तुरंत बात साफ की, यानी क्लैरिफाई की कि वो लीजा के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा है। ये नोटिस करते हुए कि फियरॉल लीजा को काफी अच्छे से समझती है, यूयू ने उसे सुबह वाली मित्सुकी और लीजा की बहस के बारे में बताया और पूछा कि लीजा उसकी बहन को माफ करने के लिए क्या चाहती होगी। तब फियरॉल ने एक बड़ा राज खोला कि उनके झगड़े की असली वजह सिर्फ वो क्रैकन इंसिडेंट नहीं था। असल में लीजा उस बात के लिए मित्सुकी से नफरत करती ही नहीं थी। ये सुनकर यूयू के तो होश उड़ गए, स्टन्ड। उस रात यूयू मित्सुकी के पास गया और उससे रिक्वेस्ट की कि जब से वो मिडगर आई है तब से क्या क्या हुआ है वो उसे बताए, या कम से कम अपनी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड के बारे में तो बताए ही। मित्सुकी मान गई, पर एक शर्त पर कि पहले यूयू उसे थोड़ी देर के लिए गले लगा कर रखे, होल्ड हर फॉर अ व्हाइल। जब वो दोनों सुकून से बैठ गए तो मित्सुकी यादों में खो गई। मियाको, जो मित्सुकी की बेस्ट फ्रेंड थी, एक बारिश वाले दिन मिडगर पहुंची थी। वो एक बेहद खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। दोनों बहुत जल्दी दोस्त, रूममेट्स और ट्रेनिंग पार्टनर्स बन गए। मियाको इतनी एक्सेप्शनल और टैलेंटेड स्टूडेंट थी कि कभी कभी तो मित्सुकी और भी जलन महसूस होती थी। फिर भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मियाको अक्सर मित्सुकी को ऊपर रखने के चक्कर में गलत फैसले ले लेती थी। वो पिछला इंसिडेंट भी कुछ अलग नहीं था। 2 साल पहले क्रैकन के लिए क्लास अलर्ट जारी किया गया था। जब सब लड़ाई की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक मियाको का मार्क चमकने लगा।
जब क्रैकन प्रकट हुआ तो लीजा और फीरॉल तो सही वक्त पर निकल गए, इवैक्यूएटेड। मित्सुकी भी निकलना चाहती थी पर मियाको वहीं जम गई, फ्रोजन, बस उसे बचाने की कोशिश में। उस मॉन्स्टर का टारगेट वही थी, मित्सुकी नहीं। और इस तरह मित्सुकी की लाख कोशिशों के बावजूद मियाको आगे बढ़ी और मॉन्स्टर ने उसे निगल लिया, असिमिलेटेड, और वो खुद एक दूसरे क्रैकन में बदल गई। मित्सुकी ने वापस आकर सबको सच बताया, सब दंग रह गए और सबका दिल टूट गया। ठीक उसी पल मित्सुकी को मियाको की आवाज सुनाई दी जो उसे खुद को तबाह करने को कह रही थी। तो अपने दर्द को दबाकर मित्सुकी ने अपना धनुष उठाया और एंटी मैटर से पहले क्रैकन मॉन्स्टर को ढील कर दिया। तभी मिस हरुका ने उसे एक और ऑर्डर दिया कि वो बचे हुए क्रैकन को भी खत्म कर दे, भले ही वो मियाको थी जो हरुका की अपनी बहन थी। हरुका ने कहा कि इस एक्शन की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगी। और इस तरह भले ही मित्सुकी का दिल चकनाचूर हो गया था, उसने फिर से निशाना लगाया और मियाको को उसके क्रैकन फॉर्म में मार डाला। जब ये फ्लैशबैक खत्म हुआ, यूयू थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उसने मित्सुकी और लीजा के बीच की दरार के बारे में पूछा। मित्सुकी को लग रहा था कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। यूयू ने बस इतनी एडवाइस दी कि वो लीजा को उसे माफ करने का एक मौका दे, या लीजा से ही पूछ ले कि उस माफी के लिए उसे क्या करना होगा। मित्सुकी ने थोड़ा सोचा और फिर तय किया कि वो उसकी एडवाइस मानेगी। अगले दिन सुबह जैसे ही यूयू ने आंखें खोली, लीजा वहां पहले से मौजूद थी और मित्सुकी को लेकर उससे सवाल जवाब करने लगी। यूयू ने सच उगल दिया कि लीजा ने कभी मित्सुकी से वाकई नफरत नहीं की थी, वो तो बस इसलिए ऐसा नाटक कर रही थी ताकि मित्सुकी के गुनाह का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। यूयू ने सजेस्ट किया कि वो मित्सुकी को एक आखिरी पनिशमेंट देकर इस सारे गिल्ट को हमेशा के लिए खत्म करने दे। लीजा ने यह सुना और बिना कोई इनकार किए तुरंत वहां से निकल गई। इन बातों को साइड रखें तो अब वो अपनी मंजिल, फाइनल डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच रहे थे, वो अनजान आइलैंड जहां उन्हें बेसिलिस्क का सामना करना था। दूसरी तरफ जमीन के बहुत नीचे लोकी मेजर जनरल डिलन से मिलने पहुंचा और रिपोर्ट दी कि मिसिल टेन तैयार हो चुका है। दोनों बेसमेंट में और अंदर गए, एक बहुत ही हेविली गार्डेड रूम में। अंदर एक विशाल वेपन खड़ा था, वही हथियार जिसे निफिल बेसिलिस्क को तबाह करने के लिए यूज करना था। सीन शिफ्ट होता है मिडगर एकेडमी के शिप पर, जहां अब सबको सामने अपनी मंजिल दिख रही थी। टियर को अचानक डर लगने लगा और उसने यूयू का हाथ पकड़ लिया। पूरे ग्रुप का माहौल एकदम सीरियस हो गया था। उनका मिशन एकदम क्लियर था, बेसिलिस्क को मौत के घाट उतारना। मीटिंग रूम में मिस हरुका ने सबको तसल्ली दी कि बेसिलिस्क अभी भी वहां से 3 दिन की दूरी पर है। तभी होनका आगे बढ़ी और सबको एक बुकलेट थमा दी जो उसने खुद बनाई थी। उसने मिस हरुका से उस वॉल्केनिक आइलैंड की सारी जानकारी लेकर सबकी मदद की। उस आइलैंड की हाइट 1500 मीटर से ज्यादा थी। वहां एक एक्टिव वोल्केनो था, हॉट स्प्रिंग्स थे और बढ़िया लोकल क्विजीन यानी लजीज खाना भी था। इससे सबकी टेंशन थोड़ी कम हुई और उन्हें जंग से पहले आराम करने का एक मौका मिल गया। भाई होनका ने तो पूरा ट्रैवल गाइड ही तैयार कर दिया। मीटिंग खत्म होते ही यूयू ने होनोका को ढूंढा और उस बुकलेट के लिए उसे दिल से थैंक यू बोला। भाई उस छोटी सी किताब ने टायर और बाकी सबकी एंग्जाइटी का कचरा कर दिया था। थोड़ी ही देर में शिप किनारे डॉक पर लग गई और सब नीचे उतर गए। तभी फेरेल ने यूयू को एक कोने में खींचा और मित्सुकी लीसा का लफड़ा सुलझाने के लिए उसे शुक्रिया अदा किया और बदले में उसके हाथ में हॉट स्प्रिंग्स की एक टिकट थमा दी। उसे लगा कि यूयू वाकई वहां जाना चाहता है पर अकेला लड़का होने की वजह से ऑकवर्ड फील कर रहा होगा, इसलिए उसने उसे मर्दाना सेक्शन यानी मेंस सेक्शन की टिकट दी ताकि वो पूरा दिन सुकून से ऐश कर सके। उस शाम यूयू बड़े मजे से हॉट स्प्रिंग में डुबकी लगा रहा था, पर भाई उसकी किस्मत तो देखो, बाकी सारी स्टूडेंट्स भी कहीं से टपक गईं और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। चेंजिंग रूम में टायर लीसा के जख्मों को लेकर थोड़ी फिक्रमंद थी, क्योंकि मित्सुकी सबको यहाँ खास तौर पर लीसा का इलाज करवाने के लिए ही लाई थी। इस चक्कर में यूयू को तुरंत एक विशाल पत्थर के पीछे छुपना पड़ा ताकि कोई उसे देख ना ले। उसे याद आया कि कैसे मिलिट्री में लोकी ने उसे वार्न किया था कि हिचकिचाहट मौत का दूसरा नाम है, और आज वो बात एकदम सच साबित हो रही थी। सारी फीमेल स्टूडेंट्स एक एक करके हॉट स्प्रिंग में दाखिल होने लगी, ये सोचकर कि आसपास कोई नहीं है। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और पानी में उतर गईं। यूयू की मौजूदगी से बेखबर उनकी बातें धीरे धीरे सेंसिटिव टॉपिक्स की तरफ मुड़ गईं। भाई यहाँ तो फुल ऑन फैन सर्विस चल रहा है। नन्ही टायर जो आयरिस और लीसा को साथ खेलते देख रही थी, उनके साइज डिफरेंस को देखकर थोड़ी चिढ़ गई। उसे खुश करने के लिए आयरिस ने सजेस्ट किया कि क्यों ना वो सब अंडर वाटर ब्रेथ होल्डिंग कॉन्टेस्ट करें ताकि सब मिलकर मस्ती कर सकें। जब यूयू उस पत्थर के पीछे सांस रोककर छुपा था, तभी अचानक फेरल प्रकट हुई। उसने बिना किसी शर्म के माना कि ये सारा प्लान उसी का था, यूयू के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ताकि वो लड़कियों को जी भरकर निहार सके। जब उसने नोटिस किया कि यूयू उतना खुश नहीं जितना उसने सोचा था, तो वो और करीब आई, जिस वजह से यूयू के मुंह से एक येल्प यानी चीख निकल गई और उसका पर्दाफाश होने ही वाला था। पर शुक्र है ठीक उसी मोमेंट पर चेंजिंग एरिया में किसी का फोन बजा और कोई अर्जेंट न्यूज आई जिसने सबका ध्यान भटका दिया और यूयू की जान बाल बाल बची। यूयू का गुस्सा देखकर फेरल थोड़ी उदास दिखने लगी।
यूयू को बेमन से उसकी बातों में हाँ मिलानी पड़ी ताकि वो दुखी ना हो। बाहर मित्सुकी ने मिस हारुका का कॉल उठाया और फिर सबको ताज़ा खबर दी। निफिल जो ऑपरेशन अकेले कर रहा था वो कल से शुरू होने वाला है। बर्फ से ढके समुद्र पर बैसिलिस्क बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अपने आसपास की हवा को महसूस किया और फिर अपनी आंखों की शक्ति से समुद्र की बूंदों को सॉल्ट यानी नमक में बदल दिया ताकि अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता साफ कर सके। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स और मिस हारुका मीटिंग रूम में इकट्ठा हुए, जहां उनका कनेक्शन मेजर जनरल डिलन से करवाया गया। डिलन ने क्लास की कामयाबियों की तारीफ तो की, पर साफ ऑर्डर दिया कि कोई भी बैसिलिस्क से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि निफिल के पास उस क्रीचर को तबाह करने के लिए अपना खुद का हथियार है। निफिल ने बैसिलिस्क की पावर्स पर गहरी रिसर्च की थी और पता लगाया कि वो रेड बीम असलियत में इरोजन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहा या कंक्रीट वक्त के साथ खराब हो जाता है। ये इरोजन वक्त की रफ्तार को इतनी तेजी से बढ़ा देता है कि पूछो मत। उन पत्थर बनी चीजों की जांच से पता चला कि उनकी उम्र अब से लगभग 10,000 साल आगे की है। मतलब सिर्फ 1 सेकंड के लिए उस बीम के सामने आने का मतलब है राख बन जाना। यही वजह है कि बैसिलिस्क इतना भयानक मॉन्स्टर है। उसे तबाह करने वाले वेपन के बारे में डिलन ने समझाया कि धरती पर ऐसे मटेरियल्स हैं जो इस इरोजन को झेल सकते हैं, खास तौर पर सबसे मजबूत एलॉय मिथ्रिल। निफिल ने मिथ्रिल शील्डिंग वाला एक बम बनाया था और उसी बम से उन्हें बैसिलिस्क का काम तमाम करना था। डिलन का इरादा था कि वो मिथ्रिल बम को सीधा क्रीचर पर गिरा दें। उसे निफिल के एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और ऑपरेशन 12 घंटे में शुरू होने वाला था। उसी दोपहर यूयू और टायर शिप पर खड़े समुद्र का नजारा देख रहे थे। टायर बैसिलिस्क के नाम से ही कांप रही थी। आखिरकार वो किसी भी दूसरे ड्रैगन से कहीं ज्यादा ताकतवर जो था। उसे डर था कि कहीं सब हड्डी का ढांचा ना बन जाए। यूयू ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उसका यहाँ होना ही सबके लिए बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट है। आइलैंड पर अभी शांति थी, पर थोड़ी ही दूर बैसिलिस्क लगातार आगे बढ़ता आ रहा था। बम और निफिल का बेड़ा लगभग तैयार था। निफिल और एकेडमी लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और बम से जुड़ी हर अपडेट शेयर कर रहे थे। निफिल का प्लान था उसे ऊपर से नीचे गिराने का। बैसिलिस्क की करंट अटैक रेंज लगभग 5000 मीटर्स थी, इसलिए वो बम को 8000 मीटर्स की ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड से नीचे गिराने वाले थे। मिस हारुका ने एक्यूरेसी यानी निशाने पर सवाल उठाया, क्योंकि जैसे ही बैसिलिस्क को खतरे का एहसास होगा वो रुककर काउंटर अटैक जरूर करेगा। पर निफिल के कैलकुलेशंस के मुताबिक उस मॉन्स्टर के बच निकलने की उम्मीद बहुत कम थी। जब वो ये डिस्कस कर ही रहे थे, तभी अचानक टायर बोल उठी। उसने डिलन को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोला और कहा कि वो उन्हें चीयर करेगी। ठीक उसी पल बाहर बैसिलिस्क अचानक रुक गया और उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया। खतरा काफी करीब था। एयरक्राफ्ट्स अभी भी 8000 मीटर्स की हाइट पर बॉम्ब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ठीक उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर। डिलन ने बिना देर किए ऑर्डर दिया और बॉम्ब सीधा नीचे रिलीज कर दिया गया। खतरे को भांपते हुए बैसिलिस्क ने तुरंत अपनी टाइम इरोडिंग बीम मिसलटो बॉम्ब की तरफ दाग दी, पर भाई मिथ्रिल का कवच इतना सस्ता नहीं था। 2000 मीटर्स की एल्टीट्यूड पर बॉम्ब अभी भी सही सलामत था और अपने रास्ते पर था। इम्पैक्ट में सिर्फ 5 सेकंड बचे थे, पर तभी बैसिलिस्क ने अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई खोली और उसमें से एक ऐसी लाल बीम निकली जो पहले वाली से अरबों गुना ज्यादा पावरफुल थी। उसने सीधा मिसलटो को इंटरसेप्ट किया। सबकी आंखों के सामने नतीजा ये था कि बॉम्ब का सिग्नल गायब हो गया। निफिल और एकेडमी के बीच का कम्युनिकेशन भी पूरी तरह टूट चुका था। निफिल की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये तीसरी आंख उनके किसी भी डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और इसी ने सारा रायता फैलाया था। जब धुआं छटा यानी स्मोक क्लियर्ड, तो बैसिलिस्क वहां एकदम अनस्केथ्ड यानी बिना किसी खरोच के खड़ा था। मीटिंग रूम में बेचारी टायर जमीन पर ढेर हो गई। उसका मार्क हर गुजरते पल के साथ गर्म होता जा रहा था, जैसे अपने मास्टर को पुकार रहा हो। इस भयानक सिचुएशन में अब सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा होपलेस लग रहा था। टायर दर्द के मारे बेहाल होकर सीधा यू की बाहों में जा गिरी और बाकी सब डर के मारे उसे देखने लगे। बाहर बैसिलिस्क अपनी पूरी ताकत चैनल कर रहा था ताकि टायर के मार्क को सिग्नल्स भेज सके, जिससे उस नन्ही जान की तकलीफ और बढ़ती जा रही थी। हारुका के इंस्ट्रक्शंस पर यू तुरंत टायर को इन्फर्मरी ले गया ताकि उसका फुल एग्जामिनेशन हो सके और उसकी कंडीशन पर नजर रखी जाए। कैमरा फीड पर दिख रहा था कि वो ड्रैगन बैसिलिस्क अभी भी बड़ी चौड़ में उनके आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ टायर थी। इधर निफिल की साइड मेजर जनरल डिलन पूरी तरह डिस्पेयर यानी निराशा में डूब चुके थे। उन्होंने अंधाधुन पैसा, रिसोर्सेज, मेहनत और जानें कुर्बान कर दी थी, पर बदले में मिला 0 रिजल्ट। फिर भी उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और एकेडमी को कांटेक्ट किया टायर का हल पूछने के लिए। उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि वो उनकी तरफ से उस बच्ची से माफी मांग ले, क्योंकि वो अपना मिशन फेल कर गए। इसके बाद उन्होंने कोई नया ऑर्डर नहीं दिया और टायर के खिलाफ कोई मूव लिए बिना फोन रख दिया। पास खड़े लोकी ने डिलन को याद दिलाया कि अगर उन्होंने टायर को एलिमिनेट नहीं किया तो मामला और पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे भी ये निफिल ही था जिसने उसे इस हालत में डाला था, पर डिलन खामोश रहा। शायद उसके अंदर का इंसान अब जाग रहा था। एक और मुश्किल दिन की शुरुआत हुई। टायर इन्फर्मरी में तारों से लिपटी पड़ी थी। उसका मार्क लगातार रंग बदल रहा था और चमक रहा था। इशारा साफ था कि बैसिलिस्क काफी करीब आ चुका है।
उसके बगल में होनोका बैठी पहरा दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज होनोका को उकसा रही है कि वो आगे बढ़कर टायर के मार्ग को छुए। ठीक उसी वक्त एक फोन कॉल आई जिसने होनोका को होश में लाया और वो इन्फर्मरी से बाहर निकल गई। सब लोग फिर से मीटिंग रूम में इकट्ठा हुए। निफिल के डेटा के मुताबिक बेसिलिस्क की उस तीसरी आंख की रेंज लगभग 10 किलोमीटर थी, जो नॉर्मल आंख से दुगनी थी, और उसका इरोजन पावर तो करोड़ों सालों तक का था। जहां सब लोग विजिबल परेशानी और डर में थे, लीसा ने उन्हें याद दिलाया कि चाहे 2000 साल हो या करोड़ों साल, उन्हें सामना तो करना होगा और लड़ना ही होगा। होनोका भी राजी हुई और उसने टीम की स्ट्रैटेजी सबके सामने रखी। उन्हें उस डायमंड शेल पर हमला करना था, एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट से जहां से मॉन्स्टर उन्हें देख ना सके, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि मॉन्स्टर को रिएक्ट करने का मौका ना मिले। बेसिलिस्क अभी आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर था और उन्हें ठीक तब हमला करना था जब वो 6 किलोमीटर की दूरी पर हो, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए। आइरिस ने पूछा कि वो दूर से ही अटैक क्यों नहीं कर सकते। हरुका ने समझाया कि धरती गोल है, इसीलिए एक खास रेंज के बाद सरफेस पर मौजूद हर चीज होराइजन लाइन के नीचे चली जाती है, जिस वजह से वो इनविजिबल हो जाती है। हरुका ने फिर स्ट्रैटेजी का अगला फेज बताया। वो इस ऑपरेशन के लिए 2 रुकावटों यानी ऑब्स्टिकल्स का यूज करेंगे, वॉल्केनो और होराइजन। स्टूडेंट्स आइलैंड की दूसरी तरफ इंतजार करेंगे। कमांड शिप टायर को होराइजन के साथ साथ नॉर्थ की तरफ ले जाएगी ताकि बेसिलिस्क को लालच देकर उसकी डायरेक्शन बदली जाए और वो आइलैंड को इग्नोर कर दे। वही वो मोमेंट होगा जब स्टूडेंट्स आइलैंड के बीच में से मॉन्स्टर पर हमला करेंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा डार्क मैटर खा जाएगी, इसीलिए हरुका ने क्लास को पेयर्स में यानी जोड़ों में लड़ने का ऑर्डर दिया। उनमें से यू को आइरिस के साथ मिलकर अपना वेपन यूज करने की जिम्मेदारी मिली। लो भाई, हीरो हीरोइन की जोड़ी फिर से जम गई। भाई स्ट्रैटेजी तो टॉप नॉच है, पर क्या ये वॉल्केनो होराइजन वाला जुगाड़ बेसिलिस्क की तीसरी आंख के सामने टिक पाएगा? मिस हरुका ने सभी स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया और उन्हें खुद की ताकत पर भरोसा करने को कहा, ताकि वो इस दुनिया को तबाही यानी कैटास्ट्रोफी से बचा सकें। इधर बाहर बेसिलिस्क को होराइजन पर वो वॉल्केनिक आइलैंड साफ दिखने लगा था। आइलैंड पर यू अपने रिपल्सिव फोर्स की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे शार्लेट की कही हुई एक बात याद आई। यू कोई पहला बंदा नहीं था जिसने ड्रैगन की पावर को कॉपी या रेप्लिकेट किया हो। असल में मित्सुकी ने भी एंटी मैटर की पावर हासिल की थी और उसका यूज करके क्रैकन को धूल चटाई थी। शायद यू की ये पावर उसे लेविएथन के साथ हुई लड़ाई के बाद मिली थी। उस वक्त शार्लेट ने यू को समझाया था कि वो खुद को अलग न समझे। जब तक वो अपनी ताकत से सबको प्रोटेक्ट कर सकता है, उतना काफी है। जाने से पहले शार्लेट ने एक हाइपोथेसिस यानी थ्योरी भी रखी थी कि शायद डी लोगों ने ड्रैगन्स की एबिलिटीज चुरा ली हैं और ड्रैगन्स उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, जिन्होंने उनकी ताकत छीनी है और वो बस उसे वापस चाहते हैं। उसने तो मजाक में यहाँ तक कह दिया कि यू को बेसिलिस्क की पावर भी चुराने की कोशिश करनी चाहिए। वापस प्रेजेंट में आइरिस भी वहीं पास में अपने अटैक्स की प्रैक्टिस कर रही थी। यू ने खुले दिल से उसकी तारीफ की। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठे और गुफ्तगू करने लगे। यू ने फिर आइरिस से उस थैंक यू किस के बारे में पूछा जो उसने लेविएथन बैटल के बाद दी थी। आइरिस ने समझाया कि उनके यहाँ फैमिली मेंबर्स को ग्रीटिंग के तौर पर किस करने का रिवाज है, पर सिर्फ चीक पर। लेकिन यू वो पहला बंदा था जिसे उसने लिप्स पर किस किया था। भाई यहाँ तो माहौल एकदम रोमांटिक हो गया। यू खामोश हो गया और कुछ कहने ही वाला था, पर आइरिस ने उसे टोक दिया। उसने कहा कि वो अभी उसका जवाब नहीं चाहती, अभी उन्हें पूरा फोकस सिर्फ टिर पर रखना था। तो बस दोनों इस मामले को फिलहाल अनरिजॉल्व्ड छोड़ने पर राजी हो गए। उधर इन्फर्मरी में काफी दर्द और संघर्ष के बाद आखिरकार टिर को होश आ गया। सब लोग उसके कमरे में इकट्ठा हुए उसे दिलासा देने के लिए और वादा किया कि वो उसकी खातिर उस मॉन्स्टर को तबाह कर देंगे। टिर को गुड बाय कहने के बाद सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर निकल पड़े। हरुका ने कंट्रोल रूम से ऑर्डर्स जारी किए कि सब तैयार हो जाएं। अपने अपने पैर्स में स्टूडेंट्स आइलैंड के पीछे छुप गए, जबकि टिर को लेकर शिप वहां से निकल पड़ी। दूसरी तरफ बेसिलिस्क लगातार आगे बढ़ रहा था और उसे उस डी की हलचल महसूस हो रही थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, उसने शिप का पीछा करने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। स्टूडेंट्स को सिग्नल मिला और उन्होंने तुरंत अपने इमेजिनरी वेपन्स निकाल लिए वार करने के लिए। आखिर में यू और आइरिस ने भी वही किया। यू ने एक बार फिर आइरिस का हाथ पकड़ा और एक ड्रैसल के साथ ताकत और यादों का सौदा यानी एक्सचेंज ऑफ पावर एंड मेमोरीज किया और अपने विशाल एंटी ड्रैगन वेपन को समन किया। बेसिलिस्क भी अपने रास्ते पर था, अपनी पावर से रास्ता साफ करते हुए। जैसे ही कंट्रोल रूम से रिपोर्ट आई कि वो ठीक 6 किलोमीटर दूर है, मित्सुकी और बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके हमला शुरू कर दिया। यू ने भी आइरिस की पावर बोरो करके अपने कैनन को एक्टिवेट कर लिया। हरुका ने बिल्कुल सही मोमेंट का इंतजार किया और फिर तुरंत सबको स्ट्राइक करने का ऑर्डर दिया। उसके कमांड पर मित्सुकी, लीसा, फेरल और आखिर में हमारे यू ने अपनी ताकतें मिलाई और मॉन्स्टर पर गोलाबारी कर दी। पर ठीक तभी बेसिलिस्क ने इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली, जैसे उसे पहले से सब पता हो। सबके होश उड़ गए जब उसकी वो रेड बीम सीधा आइलैंड की तरफ लपकी। शिप पर बैठी टिर दर्द के मारे चिल्लाई और वो रेड बीम आइलैंड को चीरते हुए निकल गई। ऐसा लगा जैसे उसके रास्ते में आने वाले हर इंसान के पास अपनी मौत एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा ना हो। बेसिलिस्क का हमला इतना पावरफुल था कि उसने आइलैंड का काफी हिस्सा तबाह कर दिया, सबको एक दूसरे से अलग कर दिया और हमला जारी रखना नामुमकिन बना दिया।
जब हालात थोड़ी संभली तो यूयू ने बिना वक्त गवाए मॉन्स्टर की उस रेड बीम पर अपनी गन से फायर किया। एक भयानक क्रिम्सन एक्सप्लोजन के बाद आसमान फिर से नीला हो गया और वो लाल बीम गायब हो गई। हारुका ने तुरंत सबको पीछे हटने यानी रिट्रीट को कहा और याद दिलाया कि वो लो फ्लाई करें ताकि वो क्रीचर उन्हें देख न सके। स्टूडेंट्स ने तुरंत अपनी पोजीशंस खाली कर दी। ये देखकर बेसिलिस्क ने एक बार फिर अपनी रेड बीम छोड़ी। वो ब्लास्ट पहाड़ों को चीरते हुए सीधा उनकी तरफ आया, पर खुशकिस्मती से पूरी टीम सही वक्त पर पीछे हटने में कामयाब रही। वापस शिप पर सब लोग इन्फर्मरी की तरफ भागे टिर को देखने के लिए। उसकी हालत बेहद नाजुक यानी क्रिटिकल कंडीशन थी। पूरा ग्रुप यहाँ तक कि लीसा को भी लगने लगा था कि शायद वो हार चुके हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि टिर को लेकर जितना दूर हो सके भाग जाए ताकि थोड़ा और वक्त मिल सके। मित्सुकी खामोश हो गई और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। यूयू उसके पीछे जाने ही वाला था कि मिस हारुका वहाँ पहले पहुंच गई। उन्होंने यूयू को शुक्रिया बोला कि उसने रिट्रीट के वक्त सबको सेफ रखा, पर वार्न किया कि क्योंकि ऑपरेशन फेल हो गया है तो निफल अब टिर या उनमें से किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रहा था, यूयू ने देखा कि मित्सुकी डेक पर बिल्कुल अकेली और खामोश खड़ी है। वो बेचारी खुद को कोस रही थी कि वो सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और उसे सारा बोझ यूयू और होनोका जैसे नए लोगों पर छोड़ना पड़ा। यूयू ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उसने बहुत वंडरफुल काम किया है। बेसिलिस्क वाकई एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर था और वैसे भी यूयू का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने मित्सुकी से गुजारिश की कि वो सारा बोझ अपने अकेले के कंधों पर ना ले और लीसा से किया हुआ अपना वादा भी न भूले। उसके इन अल्फाजों से मित्सुकी को थोड़ा सुकून यानी कंफर्ट मिला। ठीक उसी वक्त स्क्रीन पर उस बॉम्ब के धमाके और बेसिलिस्क की थर्ड आई की फुटेज बार बार दिखाई जा रही थी ताकि मित्सुकी और यूयू उसे रिव्यू कर सके। यूयू ने माना कि भले ही दोनों साइड्स फेल हुई हैं, पर निफल ने उनसे कहीं बेहतर परफॉर्म किया था। उसने एक बात नोटिस की, जब बेसिलिस्क उनका पीछा कर रहा था तब उसने अपनी तीसरी आंख का यूज नहीं किया था। अगर उसने ऐसा किया होता तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद यूयू कंट्रोल रूम गया और हारुका से कहा कि उसका कनेक्शन लोकी से करवाया जाए। जैसे ही लाइन एस्टैब्लिश हुई, यूयू ने साफ ऐलान कर दिया कि ना तो वो और ना ही उसकी टीम टायर को एलिमिनेट करेगी। उसके पास एक अनदर प्लान था। इस बार यूयू ने लोकी से कहा कि वो निफल को राजी करे उन्हें एक और मिस्टर टेन बॉम्ब देने के लिए, भले ही वो कोई प्रोटोटाइप क्यों ना हो। लोकी थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि बॉम्ब टेस्ट तो फेल हो चुका था, पर यूयू ने आर्गुमेंट दिया कि मिस्टर टेन का डिजाइन कभी गलत था ही नहीं। उसे यूज करके बेसिलिस्क को खत्म करना पूरी तरह पॉसिबल था। थोड़ा सोचने के बाद लोकी यूयू की रिक्वेस्ट मान गया, हालांकि उसे खुद यकीन नहीं था कि यह काम करेगा। फोन रखने के बाद लोकी ने डिलन को कांटेक्ट किया ताकि वो ये केस उनके सामने रख सके। उसी शाम मिस हारुका ने यूयू की जगह ली और स्ट्रैटेजी मीटिंग को लीड किया। उसने माना कि निफल की टैक्टिक्स ही बेसिलिस्क के खिलाफ सबसे असरदार रास्ता है। उनके प्लान में बस एक ही चीज की कमी थी, काफी मात्रा में मिथ्रिल, और वो चाहता था कि उनकी टीम उस कमजोरी को पूरा करे। लीसा ने तुरंत एक चिंता जताई कि पहले टेस्ट के दौरान उस तीसरी आंख ने मिथ्रिल को एक पल में राख कर दिया था, तो कितना भी मिथ्रिल कम ही पड़ेगा। यूयू ने अपना एनालिसिस सामने रखा। बेसिलिस्क ने अपनी तीसरी आंख 2 बार चलाई थी और हर शॉट के बीच 5 सेकंड का कूल डाउन था, पर जब वो उनकी टीम से लड़ा उसने वो आंख कभी यूज नहीं की। इसका मतलब साफ था कि ऐसा करने में कोई बहुत बड़ा रिस्क था जो उसे रोक रहा था। इसलिए अगर वो मॉन्स्टर को उस रेड आई के 2 अटैक्स यूज करने पर मजबूर कर दें तो वो उस कूल डाउन वाले विंडो का फायदा उठाकर उसके सबसे कमजोर पल में बॉम्ब से उसका काम तमाम कर सकते हैं। लेकिन भाई ये सब अभी सिर्फ थियोरेटिकल था। बॉम्ब को एक्स्ट्रा मिथ्रिल चाहिए था ताकि वो तीसरी आंख के उस 5 सेकंड के कूल डाउन को झेल सके और क्रीचर तक पहुंच सके। सबको लगा कि ये प्लान वाकई काम कर सकता है और वो कोशिश करने पर राजी हो गए। मीटिंग के बाद होनोका ने अचानक यूयू को एक कोने में पकड़ा और पूछा कि क्या उसे वाकई स्ट्रेटेजी पर भरोसा है, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो टायर मॉन्स्टर बन जाएगी। यूयू अपने प्लान पर रेजोल्यूट यानी पक्का था, पर होनोका को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सजेस्ट किया कि शायद बेसिलिस्क ने इतनी जल्दी इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि उसके पास एक और एबिलिटी है, वक्त को लांघ कर आगे देखने की शक्ति यानी फ्यूचर विजन। उनकी बातें तभी रुक गईं जब आइरिस भागती हुई आई और यूयू को खींच कर ले गई। लीसा और मित्सुकी फिर से लड़ रही थी क्योंकि मित्सुकी खुद उस बॉम्ब के साथ नीचे जाना चाहती थी ताकि वो निशाने से ना भटके। लीसा ने तुरंत ऑब्जेक्शन जताया और कहा कि मित्सुकी हमेशा सारा बोझ अपने सर नहीं ले सकती। मित्सुकी ने जिद की कि स्क्वाड लीडर होने के नाते ये उसका फर्ज है और उसकी मौत एक एक्सेप्टेबल कॉस्ट होगी। लीसा ने बिना सोचे समझे उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, पर इस बार मित्सुकी ने लीडर होने की अथॉरिटी दिखाते हुए अपना फैसला सुनाया। तभी फेरल आगे आई और उसने मित्सुकी की जगह लेने के लिए वॉलंटियर किया। बाकी सबने भी एक एक करके इस मिशन के लिए अपने नाम दे दिए। ये देखकर लीसा ने एक शर्त रखी कि वो मित्सुकी को सिर्फ तभी माफ करेगी अगर मित्सुकी इन वॉलंटियर्स को लेकर एक परफेक्टेड स्ट्रैटेजी बनाए। अगर ये फेल हुआ तो मित्सुकी को ये गारंटी देनी होगी कि वो सबको सही सलामत वापस लाएगी, तभी लीसा उसे माफ करेगी। एक लंबे सन्नाटे के बाद मित्सुकी मान गई। उस रात यूयू ने देखा कि मित्सुकी फिर से डेक पर एकदम खोई हुई खड़ी है।
उसने उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे सेफ रखने के लिए। मित्सुकी खामोश हो गई और अपने पुराने वक्त को याद करने लगी। जब वो बच्चे थे, यूयू हमेशा उसका साथी और उसका प्रोटेक्टर रहा था। वापस प्रेजेंट में आते हुए मित्सुकी मुस्कुराई और उनके बचपन की यादें निकलने लगी। पर क्योंकि यूयू ने ताकत के बदले अपनी यादों का सौदा कर लिया था, उसे कुछ भी याद नहीं था। बेचारा बस बात बदलने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। मित्सुकी के जाने के बाद यूयू को एक बड़ा धमाका सुनाई दिया और वो तुरंत भागकर अंदर गया। जब वो इन्फर्मरी में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा खंडार भर चुका था और टीयर वहां से गायब थी। सिर्फ नर्स वहां बेहोश पड़ी थी। लोकी के पिछले कॉल वाले डिमीनर को याद करते हुए यूयू तुरंत बाहर की तरफ लपका और उसने देखा कि होनोका टीयर को उठाकर ले जा रही है। होनोका टीयर को सैक्रिफाइस करना चाहती थी ताकि बाकी टीम को बचाया जा सके और डी स्टूडेंट्स के नुकसान को कम से कम किया जा सके। ठीक उसी समय एक फायर ब्लास्ट यूयू के पैरों के पास आकर टकराया। वो सही वक्त पर बच निकला। तब यूयू को एहसास हुआ कि होनोका का बिहेवियर शुरू से ही एक खास औरत से बहुत मिलता जुलता था। बिल्कुल सही, वो किली ही थी। उसने टीयर को नीचे बिठाया, अपना चश्मा उतारा और अपने असली रूप ट्रू फॉर्म में आ गई। किली ने यूयू की तरफ एक ट्रायम्फेंट स्माइल दी, जैसे जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में हो। किली ने मुस्कुराते हुए यूयू को ग्रीट किया। अब कहीं जाकर यूयू को समझ आया कि वो औरत बिना किसी की नजर में आए सबको इतने वक्त से मैनिपुलेट कर रही थी। किली ने उनके इस रीयूनियन का स्वागत चारों तरफ आग की लपटें फैलाकर किया, पर इस बार यूयू ने बड़ी स्विफ्टली नाइट्रोजन बुलेट्स का यूज करके उस आग को बुझा दिया। किली जानती थी कि टीम के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो बेसिलिस्क को खत्म करो या टीयर को मरने दो, पर वो एक थर्ड ऑप्शन चाहती थी कि टीयर एक असली ड्रैगन के रूप में अपनी जिंदगी गुजारे। किली ने फिर से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन शुरू की और पूछा कि क्या वो वाकई टीयर को मारना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो एक ड्रैगन बनकर जिंदा रहे। भले ही यूयू एक पल के लिए हिचकिचाया, पर उसे याद आया कि टीयर हमेशा से एक इंसान बनना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका फैसला सही है और वो इस पर कायम रहेगा। किली ने एक गहरी सांस ली और यूयू से कहा कि अगर वो टीयर को बचाना चाहता है तो उसे पहले किली को मारना होगा। किली के उस घने डार्क मैटर का सामना करते हुए यूयू ने तुरंत एक रीइंफोर्स्ड शील्ड डिप्लॉय की ताकि खुद को बचा सके, पर किली ने अपने फायर अटैक से उसे एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। यूयू को याद आया जो लोकी ने उसे ट्रेनिंग के दौरान कहा था, चाहे दुश्मन एक डी हो या कोई आम इंसान, जब तक वो ह्यूमन है यूयू कभी नहीं हारेगा। इसी इरादे के साथ जैसे ही वो शील्ड टूटी, उसने एक टुकड़ा पकड़ा और किसी मिसाइल की रफ्तार से आगे झपटा। किली के चेहरे पर डर साफ दिखा और यूयू ने उसे नीचे गिरा दिया, यानी सक्सेसफुली ब्रॉट हर डाउन। हालांकि उसकी ब्लेड ने उसके शरीर को नहीं छेड़ा। उसने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया और टीयर को अपनी गोद में उठा लिया। उसने टीयर से एक वादा किया था और उसका मिशन बस वहीं तक था। फिर भी यूयू ये जानना चाहता था कि असलियत में किली है क्या। कोई जवाब ना मिलने पर यूयू ने अपने हिसाब से उसे ह्यूमन का ठप्पा लगा दिया और क्योंकि वो एक इंसान थी, वो उसे मारने की पूरी काबिलियत रखता था। किली खामोश हो गई। आखिर में उसने टीयर को उनके पास ही छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले वो उन्हें वार्न करना नहीं भूली कि बेसिलिस्क एक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल मॉन्स्टर है जिसके पास फ्यूचर विजन यानी भविष्य देखने की शक्ति है। किली की जाने के बाद लीसा और मित्सुकी आखिरकार वहां पहुंचे। वो तुरंत टीयर को इन्फर्मरी ले गए और अपनी डिस्कशन दोबारा शुरू की। यूयू ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। तब जाकर उन्हें पता चला कि होनोका असलियत में शुरू से ही किली थी और जो इशारे किली ने बेसिलिस्क के बारे में छोड़े थे उनसे सारी गुत्थी सुलझ गई। इरिस इस बात से बहुत दुखी थी कि होनोका ने उन्हें धोखा दिया, पर ग्रुप इस दुख में डूबा नहीं रह सकता था। अगले दिन मित्सुकी ने एक बार फिर अपनी रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी सबको समझाई। मिस्टर टेन बॉम्ब को 15,000 मीटर्स की ऊंचाई से गिराया जाएगा। वो निफिल एयरक्राफ्ट के जरिए ड्रॉप जोन तक पहुंचेंगे। मित्सुकी और फिरोल बॉम्ब की ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ता कंट्रोल करेंगे। ये बेहद मुश्किल और हाई रिस्क काम है, पर वो सेंसर डेटा का यूज करके उसे सीधा बेसिलिस्क के ऊपर गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर बेसिलिस्क ने बचने की कोशिश की तो वो दोनों बॉम्ब का रास्ता एकदम आखिरी मोमेंट पर बदल देंगे, इंपैक्ट से सिर्फ 5 सेकंड पहले। हालांकि ऐसा करने से ब्लास्ट रेडियस से बचना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए एरियाला जितने हो सके उतने बैरियर्स डिप्लॉय करेगी ताकि बॉम्ब कंट्रोल करने वालों को बॉम्ब के शॉक वेव से बचाया जा सके। आखिर में उन्हें अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए भी तैयार रहना था। तीसरी आग के उस 5 सेकंड के कूलडाउन के दौरान 3 तरह की सिचुएशंस हो सकती थीं और वो हर एक के लिए एक अलग प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे आखिर में आइरिस और यूयू के रोल्स हालात के हिसाब से तय किए जाएंगे। सब लोग तुरंत अपनी पोजीशंस पर निकल पड़े इस आखिरी जंग की तैयारी के लिए। जाने से पहले सबने एक बार फिर टीयर को गुड बाय कहा। सब कुछ तैयार होने के बाद वो निफिल एयरक्राफ्ट पर सवार हुए मिशन को अंजाम देने के लिए। नीचे जमीन पर बेसिलिस्क अभी भी समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। बेसिलिस्क ने ऊपर की हलचल को पहले ही सेंस कर लिया था और वो वहीं रुक गया। सिचुएशन रिपोर्ट मिलते ही हरुका ने तुरंत टीम को सारी इंफॉर्मेशन भेज दी। अगले 3 मिनट में वो लोग डेजिग्नेटेड ड्रॉप जोन यानी उस मौत के इलाके में पहुंचने वाले थे। इधर इन्फर्मरी में नन्ही टीयर का मार्क और भी ज्यादा चमकने लगा था और उसका साइज भी बढ़ गया था, जिस वजह से उस बेचारी का दर्द हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा था।
जैसे ही 3 मिनट पूरे हुए, बॉम्ब को रिलीज कर दिया गया और उसके गाइडेंस इंजन्स आग उगलने लगे। जब तक बॉम्ब 14,000 मीटर्स पर था, बेसिलिस्क ने हिलने तक का नाम नहीं लिया। भाई, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। हमारी टीम बॉम्ब के ऊपर सवार थी, अगले फेज की तैयारी करते हुए। जैसे जैसे वो नीचे गिर रहे थे, बेसिलिस्क ने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू की और ऊपर से आते हुए बॉम्ब को इंटरसेप्ट करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। और वही हुआ जिसका डर था। उसने अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई, फिर से खोली ताकि उनके बॉम्ब की वाट लगा सके। दोनों ताकतें आपस में भिड़ गईं। टीम ने बिना वक्त गवाए अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। भले ही बॉम्ब लगातार नीचे गिर रहा था, पर इस एल्टीट्यूड पर हमला होने का मतलब था कि अगला वार बहुत जल्दी आने वाला है। इस बार बेसिलिस्क ने 5000 मीटर्स की हाइट पर अपनी रेगुलर बीम का इस्तेमाल किया और नीचे गिरते वक्त लगातार फायरिंग जारी रखी। अगर अगले अटैक में उसने फिर से अपनी तीसरी आंख यूज कर ली तो भाई सबका यही एंड हो जाएगा। फिर वही हुआ। जैसे ही कूलडाउन खत्म हुआ, तीसरी आंख खुली और उसने आग उगंदी। बॉम्ब की वो खास मिथ्रिल कोटिंग धीरे धीरे पिघल रही थी। ठीक उसी मोमेंट पर प्लान बी डिप्लॉय किया गया। लीसा और एक और टीममेट ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर अटैक कर दिया। बेसिलिस्क ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा फ्यूचर देखा जहां वो उनसे हार चुका था, पर इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, बहुत देर हो चुकी थी। भाई, स्पॉइलर तो उसे मिल गया था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। लीसा का पहला वार ही इतना खतरनाक था कि क्रीचर हिल गया और उसके बाद तो यूयू, आइरिस और बाकी सबने मिलकर उस पर हमलों की ऐसी बारिश की कि उसे संभलने का मौका नहीं मिला। फिर यूयू ने एक बार फिर यिग्ड्रासिल के साथ अपने पैक्ट को याद किया और आइरिस की पावर उधार लेकर उस एंटी ड्रैगन वेपन को समन किया। उसने बिल्कुल सही मोमेंट का इंतजार किया और फिर सीधा बेसिलिस्क के मुंह पर निशाना दाग दिया। बाकी सब भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे ताकि उसे सपोर्ट कर सकें। एक बेहद विशाल धमाका हुआ। धुआं और आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। इन्फर्मरी में टियर की बॉडी पर बना वो मार्क धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। बैटलफील्ड पर देखा तो बेसिलिस्क का नामो निशान तक नहीं बचा था। मतलब मॉन्स्टर का कीमा बन चुका था। टियर का मार्क गायब हो चुका था और वो बच्ची अब रिकवर हो रही थी। सब लोग खुशी से झूम उठे कि उनका प्लान बिना किसी कैजुअलिटी यानी बिना किसी जान के नुकसान के कामयाब रहा। लीसा ने इसी खुशी के मौके का फायदा उठाया और आखिरकार मित्सुकी को तहे दिल से माफ कर दिया। अब उनके बीच कोई नफरत या रिजेंटमेंट नहीं बची थी। सच तो यह है कि लीसा ने मित्सुकी को उसके पुराने गुनाह के बोझ से आजाद कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में सच्ची खुशी थी। ये खबर डिलिन और निफिल फोर्सेस तक भी पहुंच गई। लोकी जब उसने नतीजा सुना तो वो अपने पुराने सबॉर्डिनेट यानी यूयू से और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। बहुत दूर कहीं किली को भी यूयू की इस जीत के बारे में पता चला। यूयू के लिए उसकी दीवानगी अब और भी गहरी होती जा रही थी। लगता है ये विलन अब लाइन मारने की तैयारी में है। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद शिप तेजी से आइलैंड वापस लौटी, जहां शार्लेट और बाकी स्टूडेंट्स उनका स्वागत करने के लिए बेताब खड़े थे। उस शाम अकेडमी वापस आकर यू जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मित्सुकी वहां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे उन सब चीजों के लिए थैंक यू कहना चाहती थी जो उसने अकेडमी और सबके लिए किया था। यूयू ने बड़े हम्बल ढंग से कहा कि असलियत में ये सब मित्सुकी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये सुनते ही मित्सुकी का चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने माना कि उसने यूयू से बहुत कुछ सीखा है और अब वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती। उसने बचपन वाला वो वादा भी याद दिलाया कि वो उसे किसी और से ज्यादा प्यार करेगी। उनके बीच की वो सारी पुरानी यादें अचानक वापस आने लगी, बचपन के खेल से लेकर मिडगार्ड एकेडमी के इस रीयूनियन तक। यूयू तो ये सब सुनकर एकदम सुन्न रह गया, पर मित्सुकी गुस्सा नहीं थी। वो बस एक प्यारी सी स्माइल देकर वहां से चली गई। दोपहर ढलने के बाद आइरिस ने यू से बीच पर मिलने को कहा। वहां यू ने आखिरकार आइरिस को वो कड़वा सच बताया कि वो यिग्ड्रासिल के पैक्ट के बदले हर बार अपनी यादों का सौदा करता है और इसी वजह से उसे अब बहुत सी पुरानी बातें याद नहीं रहती। आइरिस डर गई कि कहीं वो उसे भी ना भूल जाए। यू ने कहा कि उसे उनकी पहली मुलाकात अभी भी याद है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो सबको भूल जाएगा, यहां तक कि उसे भी। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद आइरिस ने उसे तसल्ली दी। उसने कहा कि वो उन यादों को संभालने में उसकी मदद करेगी। यू को बस उसे सब कुछ बताना होगा और आइरिस उसके लिए हर एक बात बिना भूले याद रखेगी। भाई, ये होता है असली सपोर्ट सिस्टम। और इस तरह अगले दिन फिर से मित्सुकी ने यूयू को जबरदस्ती घसीटकर सही वक्त पर क्लास पहुंचाया। जैसे ही वो दाखिल हुए, टियर उन्हें फुल एनर्जी के साथ ग्रीट करने निकल पड़ी। बाकी क्लासमेट्स ने भी उन्हें बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग कहा। मिस हरुका तुरंत क्लासरूम में दाखिल हुई। उन्होंने सीखने और सिखाने का एक और नया दिन शुरू किया और उनकी ये अनोखी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक नए सफर की शुरुआत थी। भाई, बेसिलिस्क तो गया, पर किली का अगला मूव क्या होगा? क्या आइरिस वाकई यूयू की यादें बचा पाएगी या यिग्ड्रासिल कुछ और ही बड़ा मांगने वाला है? क्या आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि मित्सुकी और यूयू के बचपन का वो सीक्रेट वादा क्या था, या फिर अकेडमी में आने वाले अगले ड्रैगन का खतरा कितना भयानक दिखता है?